students, welcome to the 15th lecture of Biology IAT क्रैश कोर्स सीरीज़ में जो तुम्हारे लिए क्लास पे लेके आया बिल्कुल फ्री। आज हम 15th लेक्चर कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हैवी लगता है, कंटेंट हैवी लगता है बच्चों को, और जिन बच्चों की बायो कभी थी नहीं, इन्होंने 10th के बाद बायो ली नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे वर्ड्स है, क्या चल रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट है समझने का। इनफैक्ट बायो वालों के लिए भी काफ़ी बार ये चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा गोल रहेगा कि इस चैप्टर को मैं तुम्हें ईजिली समझा पाऊँ ताकि तुम्हें इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। ठीक है, बहुत सिंपल सा रहेगा, शॉर्ट रहेगा हमारा लेक्चर इस बार, और इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है फ्रॉम आईआईटी पर्सपेक्टिव वो मैं तुम्हें बताते चलूँगी पूरे लेक्चर के ड्यूरिंग। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखो ताकि तुम्हें इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो एक सर्टेन टाइप के आते हैं जो तुम्हें इस लेक्चर से समझ में आ जाएगा। उन्हीं टॉपिक्स पे तुम्हें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, एंड अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं रोशनी हूँ और मैं एक आईसर पुणे एलुमनाई हूँ, एंड मैंने आईसर में जो एडमिशन है वो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही लिया था। तो फिर आई हैव एन आइडिया कि एक्चुअली बायो में रिक्वायरमेंट क्या है व्हेन यू स्टडी फॉर आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। बायो में तुम्हें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है वो मुझे पता है। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ये तुम्हें आज तुम बैठ के देख रहे हो, पूरा लेक्चर देखो, अच्छे से समझो। प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी, कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड आफ्टर दिस लेक्चर तुम्हें क्या करना है, जाके तुम्हें क्लास पे का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना है। उसमें जो चैप्टर वाइज मॉक है, अगर मैंने बहुत सारे बच्चों ने ले चुका है उसको ऑलरेडी, एंड बहुत रेगुलरली बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है। तुम सब जो अच्छे से इस मॉक टेस्ट सीरीज को दे रहे हो, आई कैन क्लियरली सी कि तुम लोगों के चांसेस कितने हाई जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ऐसा एक चैप्टर जो होता है खत्म होने के बाद तुम्हें वो चैप्टर कितना आता है वो तुम्हें इस मॉक टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा। तो जाके मॉक टेस्ट सीरीज को प्रॉपर्ली ट्राई करो, एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे सही से नहीं हो रहे हैं, और उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करो। मॉक टेस्ट जो है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने हाईलाइट किया है। हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो तुम्हें उसका आइडिया होगा। ऐसा नहीं है कि हमने बस अंधाधुंध किसी भी टॉपिक से उठा के क्वेश्चंस बना दिए। बहुत इंटेंशनली ये मॉक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन हुई है, और जिन बच्चों को सीरियसली आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो टेस्ट है तुम्हें किस किस इंस्टीट्यूट तक लेके जा सकता है, सो प्रॉपरली इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बट आई रियली लव कि तुम सब बहुत रेगुलरली लेक्चर को देख रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कमेंट करके बताओ कि तुमने इस पूरे लेक्चर सीरीज में बायोलॉजी के कितने लेक्चर्स देख लिए हैं प्रॉपरली। ठीक है, ये मुझे तुम लोग कमेंट करके बताओ अगर तुम एक रिपीटिंग व्यूअर हो, और अगर तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो तुम लोगों के लिए ये वाला जो लेक्चर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट अच्छे से करवाना मेरी जिम्मेदारी है। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू। चैप्टर के ओवरव्यू से हमें क्या समझ में आएगा कि ओवरऑल इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो चैप्टर हमारा किस बारे में है, चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट रिलेटेड। ठीक है, सो ओके लेट मी, स्टार्टिंग में ही हो रहा है। ओके चलो, वाइट वुड बी बेटर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब देखो, सबसे स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही देखने वाले हैं। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अलग, दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, दो अलग वर्ड्स हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, वो चीज हम पहले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के लोकोमोशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हम ये चीज़ को अच्छे से देखेंगे। ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम देखेंगे। उसके बाद फिर जाके हमें स्पेसिफिकली देखना है कि मसल्स जो है हमारे वो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो टिश्यूज़ होते हैं, दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक है हमारा मस्कुलर टिश्यू, सो बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं मसल्स, और दूसरा है हमारा स्केलेटन। ठीक है, दोनों को हमें सेपरेटली देखना है। हमें मसल्स को भी देखना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, देखना है कि मसल्स मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, और हमें ये भी देखना है कि स्केलेटन जो है उसके क्या क्या अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो बुक में नहीं है, और नंबर्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें ना सेकेंडरी हो जाती है ऐसे एंड मोमेंट में।
अगर तुम्हें पहले से नंबर्स याद है कि कौन से बोन्स कितने नंबर के हैं एंड ऑल दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर तुम एक बायो के स्टूडेंट हो तो हो सकता है तुम्हें ये ऑलरेडी पता हो, स्पेशली अगर तुमने नीट प्रिपेयर किया है तो। बट हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? जिस डायरेक्शन में आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट जाता है, जिस डायरेक्शन में इस एग्जाम का मोटिवेशन या इस एग्जाम का डायरेक्शन जाता है, हम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे और लॉजिकल चीज़ों को समझेंगे, हम प्रोसेसेस को समझेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फैक्ट्स। ठीक है, चलो मसल्स में हम देखेंगे कि मसल्स जो है, मसल्स का जो सेल है वो कैसा होता है। ठीक है, मसल सेल को समझेंगे, मसल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि एक मसल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम समझेंगे कि जो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन प्रोटीन्स को देखेंगे। इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, मायोसिन एंड एक्टिन। दोनों के स्ट्रक्चर को बहुत ब्रीफली देखेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में बैठ जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इससे बच्चे डरते रहते हैं। मायोसिन एक्टिन क्या है, कंफ्यूजन, नो नीड टू बी स्कैर्ड अबाउट इट। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली कैसे होता है। देयर इज अ स्लाइडिंग थियोरी जो हम देखेंगे। ठीक है, वो बाद में प्रोटीन स्लाइडिंग थियोरी भी देखेंगे हम, इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। उसके बाद हम आएंगे स्केलेटन में। पूरा जो हमारे बॉडी का स्केलेटन है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा पूरा सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सियल मतलब एक्सिस। एक एक्सियल है और एक है तुम्हारा अपेंडेज। ठीक है, अपेंडेज मतलब लिम्ब, जो अलग अलग हमारे लिम्स है, हाथ है, पैर है, उसके स्केलेटन की बात करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो हम एंड में देखेंगे। तो सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, एक बार अच्छे कंसंट्रेशन के साथ तुम लोग बैठ के देखो। नोट्स बच्चे पूछ रहे थे कि बनाने हैं कि नहीं मैम, नोट्स बनाने हैं कि नहीं। देखो, तुम्हें नोट्स इसीलिए बनाने हैं ताकि तुम्हें जो मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के वो पता हो। एंड मोमेंट पे तुम रिवाइज करोगे, राइट? कहाँ से रिवाइज करोगे? तुम अपने छोटे जो एकदम बुलेट पॉइंट नोट्स, ये पूरा चैप्टर अगर तुम एक पेज में लिख सकते हो, मतलब ये चैप्टर तुम्हें पता है, यही वही पेज तुम रिवाइज कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में तुम पूरी की पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते, एक पेज को तुम्हें लेना है। और ये देखो, ये चीज़ तुम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनसीईआरटी लो, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, वरना एक नोटबुक लेके बैठो। लेक्चर की पीपीटी मैं टेलीग्राम में डाल देती हूँ, उससे जाके तुम बाद में रीड कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो रीड कर सकते हो। नाउ तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है उसको लेके बैठो, अंडरलाइन करते हुए चलो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ, वही इंपॉर्टेंट है, वही बुक इंपॉर्टेंट है। यू डू नॉट नीड एनी अदर बुक फॉर आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेशली बायोलॉजी में। डू नॉट नीड एनीथिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसको समझते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस को पहले हाईलाइट करते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एनी पार्ट इफ इट मूव्स। मूवमेंट क्या है? अ बॉडी पार्ट मूव्स। अब मूवमेंट जो होते हैं वो माइक्रो हो सकते हैं, मैक्रो हो सकते हैं। माइक्रो मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा एक मसल है वो ट्विच कर रहा है, आँख फड़कती है कभी, राइट? वो क्या एक टाइप का मूवमेंट है, तो ये हो गया तुम्हारा माइक्रो मूवमेंट। बट अगर मैं हाथ को ऐसे मूव करूँ तो ये क्या हो गया? मैक्रो लेवल पे मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट क्या हो सकता है? माइक्रो भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मैक्रो। अब ये बुक में नहीं गिवन है, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ। ठीक है, माइक्रो भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मैक्रो भी हो सकता है। बट लोकोमोशन बहुत स्पेसिफिक है। लोकोमोशन में क्या होता है? लोकोमोशन में देयर हैज टू बी चेंज इन पोजिशन। देयर हैज टू बी चेंज इन पोजिशन। अब पोजिशन में चेंज मतलब मैं एक जगह खड़ी हूँ, यहाँ से मूव करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, ये क्या है? प्रॉपर लोकोमोशन है। ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दोनों के बीच में देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। अब देखो, मूवमेंट जो है एक फंडामेंटल फीचर है ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब सारे लिविंग बींग्स किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट तो करते हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल पे ही क्यों ना हो। इवन इफ इट्स अ सेसाइल ऑर्गेनिज्म। सेसाइल मतलब जो एक जगह पे टिका हुआ है, एक जगह पे अटका हुआ है, जैसे तुम्हारे स्पंजेस हमने देखे थे, राइट? तुम्हारे पॉरीफेरा, अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो पॉरीफेरा क्या है तुम्हें पता होगा। तो वो क्या होते हैं? एक ही जगह पे रहते हैं। या फिर तुम्हारे बार्निकल्स तुमने किसी दूसरे सब्जेक्ट में कभी पढ़ा होगा, जो मसल्स होते हैं जो तुम्हारे एज अ शिप में ऐसे अटके रहते हैं। ठीक है,
अब वो एक तरीके से देखा जाए तो एक ही जगह पे है, पर क्या उनमें भी मूवमेंट है? हाँ, इवन इन द एट द सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे भी मूवमेंट्स होती है। तो मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी लेवल पे, माइक्रो या मैक्रो लेवल पे होगा ही। वेयर एज लोकोमोशन जो है वो एक वॉलेंट्री मूवमेंट है, जिससे क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस होता है, चेंज ऑफ पोजिशन होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म जाता है। क्या लोकोमोशन हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है? आंसर इज नो। अगर एक स्टेशनरी स्पंज है जो किसी सरफेस पे टिका हुआ है, जैसे तुम्हारा कोरल है, कोरल रीफ क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? नहीं करते। तो क्या वो लोकोमोशन कर सकते हैं? नहीं। पर क्या उनके अंदर मूवमेंट होता होगा? हाँ। तुम्हारे स्पंजेस जो एक जगह पे रुके हुए हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। जब वाटर आता है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उनके सेल्स भी क्या करते हैं, किसी टाइप का मूवमेंट कैरी आउट करते हैं। तो मूवमेंट क्या है, ज्यादा कॉमन है। मूवमेंट क्या है, मोर कॉमन एंड फंडामेंटल। मोर कॉमन एंड फंडामेंटल मतलब सब में होता ही है। वेयर्स लोकोमोशन इज कंपैरेटिवली लेस कॉमन। मतलब ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनके कंपैरिजन में लोकोमोशन कम ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा। समझ में ये बात? अब दोनों का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो सारी चीज़ों को क्या कर देगा, क्लैरिफाई कर देगा तुम्हारी। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, मतलब अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो मूव करके ही जा रहे हो, तब तो मूवमेंट होगा ही। तो ऑल लोकोमोशंस आर व्हाट, मूवमेंट्स। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने हाथ को हिला रही हूँ, ऐसे जेस्चर्स कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो फिर क्या हो रहा है, मेरा माउथ मूव कर रहा है। बट क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं। बट क्या मूवमेंट हो रही है? हाँ। बट जब मैं मूव कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर लोकोमोशन तो हो रहा है क्योंकि प्लेस चेंज हुआ है, बट मूवमेंट भी तो होगा क्योंकि चेंज करने के लिए पोजीशन मुझे मूव अपने बॉडी पार्ट्स को करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं लोकोमोशन, सॉरी मूवमेंट जो है अलग अलग लेवल पे। मूवमेंट जो है वो सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म मूव करता है। तुम्हारा क्या मूव करता है? प्रोटोप्लाज्म मूव्स। अब तुम अपने अमीबा के बारे में सोचो। अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी के प्रोटोप्लाज्म को, एक सिंगल सेल है, प्रोटोप्लाज्म को मूव करके सूडोपोडियास को, ये तुम्हारे क्या है, स्यूडोपोडिया, राइट। इन स्यूडोपोडिया का जो मूवमेंट है वो किस वजह से हो पाता है? क्योंकि वो अपने अंदर के जो कंटेंट है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसीलिए सूडोपोडिया का भी क्या हो पाता है, मूवमेंट हो पाता है। बट अगर एक ह्यूमन की हम बात करें, भी ह्यूमन क्या कर रहा है, रन कर रहा है, दे आर मूविंग, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर लोकोमोशन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपर लोकोमोशन हो गया। पर ये क्या मूवमेंट भी है? हाँ है। अब तुम हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करो, इससे जो टेंटिकल्स बाहर है, या फिर तुम सोचो एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे ऐसे सीलियाज होते हैं, तो वो भी क्या मूव कर रहे हैं? हाँ। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो मूवमेंट कॉज कर सकते हैं, फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिला क्या करेगा, लोकोमोशन कॉज करेगा। जब फ्लैजिला मूव करता है तो फिर रोटेट करता है, मूव्स और रोटेट्स, तो होता क्या है, देयर इज लोकोमोशन। ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वेयर इज सीलिया क्या करता है, सीलिया कैरी आउट करता है मूवमेंट, और ऑर्गेनिज्म पूरा मूव नहीं करेगा, बट फूड जो उसके अराउंड है वो मूव करेगा। तो अलग अलग लेवल पे मूवमेंट और लोकोमोशन हो सकता है। अब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है क्या, तुम खुद बताओ। चांसेस कम है क्योंकि इतना टेक्निकल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा से नॉर्मल है, बट अगर आ गया तो हमें पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का भी अंदाज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा एक लॉजिकल सेंस देता है तुम्हारे अंदर कि हाँ इन दोनों के बीच में तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नहीं। अब आते हैं एक्चुअल चैप्टर में, और हम मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी बताया है कि मूवमेंट जो है अलग अलग लेवल पे हो सकता है। तो कितने लेवल पे हो सकता है, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अमीबा जो है वो भी क्या करता है, मूवमेंट कैरी आउट करता है। कैसे करता है, अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को मूव करके। ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मतलब अमीबा लाइक। मैंने पहले बताया था तुम लोगों को कि वर्ड से हमें पूरा मीनिंग समझ में आना चाहिए। अमीबॉइड का मतलब क्या होता है, अमीबा लाइक। जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, रोबोट जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं, तो अमीबॉइड क्या है, अमीबा जैसा मूवमेंट। अमीबा जिस तरीके से मूव करे उस तरीके का मूवमेंट। क्या ह्यूमंस में अमीबॉइड मूवमेंट होता है? हाँ। ये किधर किसकी बात हो रही है, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन
ह्यूमंस, अब हम ह्यूमंस में आ गए, अभी हम लोग हर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमंस के अंदर कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं। देखो मैक्रोफेजेस जो है, याद करो मैक्रोफेजेस क्या है, दीज आर योर सेल्स जो क्या करते हैं, जाके एनगल्फ करते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर। अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो तुम्हारे मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स है जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो जाके उस जर्म को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट कैरी आउट करते हैं। तो इनका मूवमेंट क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट। देखते हैं बुक में भी इसके बारे में क्या लिखा है, एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। ये जो सेल्स है क्या शो करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग मतलब तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म को तुम क्या करो, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो अमीबॉइड मूवमेंट होता किसकी वजह से, किस रीजन से ये पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग का मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ, ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन में तुमने क्या किया, अपने प्रोटोप्लाज्म को मूव किया। प्रोटोप्लाज्म याद करो, तुम लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, तुम्हारे पूरे सेल का जो सेलुलर कंटेंट है, जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा जो न्यूक्लियस के अंदर है, और साइटोप्लाज्म आ जाएगा जो बाकी का तुम्हारा कंटेंट है। दोनों मिलके तो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली होता क्या है, ये बस लिख देती हूँ तुम्हारे रिविजन के लिए। देखो यही चीज़ें होती है, अगर तुम एक मेंटर के साथ रीड करते हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें रिवाइज होती भी जाती है। तो इसमें क्या आ गई, दो चीज़ें आ गई, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है एंड साइटोप्लाज्म, दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग हुआ, मतलब एक तरीके से मूवमेंट हुआ, तो फिर बॉडी का भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किसकी बॉडी का, इन सेल की बॉडी का, सेल के स्ट्रक्चर का। सो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें साइटोस्केलेटन भी हेल्प करता है। तो एक तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट, साइटोस्केलेटन जो तुम्हारे सेल का साइटोस्केलेटन है। याद करो साइटोस्केलेटन सेल वाले चैप्टर से, इसलिए मैंने सेल वाला चैप्टर सबसे पहले करवाया था, क्योंकि सेल वाला जो चैप्टर है तुम्हें बाकी हर एक चैप्टर को समझने में हेल्प करता है। तो साइटोस्केलेटन क्या है, तुम्हारे सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, वो क्या करते हैं, तुम्हारे सेल के ओवरऑल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिसको अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि सेल का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट आ गया तुम्हारा सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी वर्ड ही क्या बताया तुम्हें, सीलिया इन्वॉल्व है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग पार्ट्स में ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें क्या होता है, सीलिया होता है, सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर वाला जो लेयर है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है, बट उसमें सीलिया है। क्या है उसके अंदर, सीलिया। तो इमेजिन करो ये तुम्हारा इससे पहले हमने, अगर तुम पूरा लेक्चर सीरीज फॉलो करो, देखो ये लेक्चर देखने के लिए तुम्हें पुराना लेक्चर देखा होना चाहिए कि नेसेसरीली नहीं, ज़रूरी नहीं है, प्री रिक्विजिट नहीं है, बट इफ़ यू have seen the previous lecture then this lecture would be easier for you, तुम्हारे लिए easy हो जाएगा समझना। पर ऐसा नहीं है कि इसके बिना तुम समझ नहीं पाओगे। तो अभी जिसमें आ गए वो देखो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। बच्चे इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये देखे कि वो देखे, ये करे कि वो करे। अभी डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है। अपना माइंड बना लो, अपना माइंड पूरी तरीके से बना लो कि तुम क्या करने वाले हो, और उसी पे स्टिक रहो। जितना तुम डिस्ट्रैक्ट होगे उतना तुम्हारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। साइड वाला बंदा क्या कर रहा है, मेरे दोस्त ने ये किया, मेरे दोस्त ने वो लिया, डोंट डू दिस। ठीक है, बी वेरी क्लियर, अपने माइंड को क्लियर रखो दैट ये चीज़ सेपरेट करती है विनर्स एंड जो विन नहीं कर पाते हैं उनको। ठीक है, तो बेसिकली लूजर्स एंड विनर्स को कौन सेपरेट करता है, क्लियर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीलियरी मूवमेंट में वापस आते तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लास्ट टू लास्ट आई बिलीव, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसमें हमने ट्रैकिया की बात की थी। किसकी बात की थी, ट्रैकिया। ट्रैकिया है क्या, तुम्हारा विंड पाइप जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, विंड पाइप। अब जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, उसके अंदर क्या होता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। अंदर से अगर हम देखें तो इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर नहीं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, अब जो सीलिया है हमेशा क्या है, वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सीलिया होता क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बाल जैसा एकदम छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स।
जो हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ में लोकेटेड है। पर याद रखो सीलिया कहीं पे भी हो, चाहे वो पैरामीशियम की बाहर वाली बॉडी के सरफेस पे हो या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर हो, सीलिया हमेशा क्या करेगा, अपने आसपास वाली चीज़ों को मूव करेगा। अगर पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में जो सीलिया है वो जो मूव करता है तो क्या करता है, वाटर करंट जनरेट करता है। क्या करता है, वाटर को मूव करता है। सीलिया मूव्स द सराउंडिंग मूव्स, क्या मूव करता है, सराउंडिंग की सब्सटेंसेस, सराउंडिंग सब्सटेंसेस मूव। ठीक है, ये याद रखो। देखो अगर तुम हर एक चीज़ बायो, बच्चों को लगता है कि बायो में रटना पड़ेगा, बच्चे डरते हैं। काफ़ी बच्चे जो होते हैं, स्पेशली अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर करो, ये एक बहुत बड़ा फियर रहता है बच्चों के माइंड में कि बायो में रटना पड़ेगा। बट एक चीज़ याद रखो, अगर तुम्हें पता है कि सीलिया एज अ स्ट्रक्चर क्या करता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सेल में ही देख लिया था, तो तुम्हें हर एक चैप्टर में जब भी सीलिया दिखेगा तो तुम्हें पता होगा कि सीलिया क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो एक ही तरीके से बिहेव करता है। तो सेम ही स्ट्रक्चर, तो बिहेव सिमिलर तरीके से ही कर रहा होगा। अगर बायो में कभी भी एक्सेप्शंस होते हैं तो वो आउटराइट बताए जाते हैं। ठीक है, बट जनरली सीलिया क्या करता है, आसपास की चीज़ों को मूव करता है। अब ट्रैकिया में सीलिया है, तो सीलिया क्या कर रहा होगा, इस ट्रैकिया के अंदर जो भी चीज़ है उसको मूव कर रहा होगा। तो याद रखो ट्रैकिया में क्या होता है, एक म्यूकस का लेयर होता है। क्या होता है, एक म्यूकस का लेयर होता है। अब ये जो म्यूकस का लेयर है वो क्या करता है, ये चीज़ों को ट्रैप करता है। जैसे कि अगर तुमने सांस ली, इनहेल किया, अब जब एयर जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है, क्या उसमें डस्ट या जर्म्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, पर तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम्हारे लंग्स तक जाए और तुम्हारे लंग्स को इन्फेक्ट करे। तो तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, ट्रैकिया में एक म्यूकस का लेयर लेके आ रही है, ताकि क्या कर पाए ये, इट विल ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स है और जर्म्स है उसको वो ट्रैप करेगी। बट म्यूकस, एक चीज़ इमेजिन करो कि एक जेल है, उसके ऊपर जाके हमेशा डस्ट एंड जर्म चिपकता जाए तो इट विल गेट डर्टी, राइट, वो गंदा हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होगा, उस लेयर को हटाना होगा। तो सीलिया क्या करता है, इस केस में सीलिया क्या कर रहा है, इट इज मूविंग द म्यूकस। अब उसके आसपास क्या है, म्यूकस है, और म्यूकस को वो मूव करेगा, हटाएगा। क्यों, ताकि पुराना वाला म्यूकस हट जाए और एक नया लेयर ऑफ फ्रेश न्यू म्यूकस आ पाए जो डस्ट को अच्छे से ट्रैप कर पाए। ठीक है, तो सीलिया का ये फंक्शन है। फेलोपियन ट्यूब्स, अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं किया है, फेलोपियन ट्यूब्स हम उसमें देखेंगे, जो तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। तो तुम्हारे ओवरीज से, तुम्हारे मतलब जो ओवरीज है उसमें से जब एग रिलीज होता है, तो उसको भी कौन मूव करता है, उसको भी सीलिया मूव करता है। ये क्या है तुम्हारा, मैंने छोटा सा ड्रॉ किया, ये एग है। एग को कौन मूव कर रहा है, सीलिया मूव कर रहा है, क्योंकि एग को मूव करके यूट्रस की डायरेक्शन में जाना है, ताकि वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाएगा, फर्टिलाइज होगा, फिर जाके यूट्रस में जाके उसका इम्प्लांटेशन होगा, राइट। तो इसीलिए एग को भी मूव करना नेसेसरी है। तो ऐसे बॉडी में जहाँ पे भी चीज़ों को मूव करना है वहाँ पे क्या होगा, सीलिया होगा। तो इसको बोलेंगे हम सीलियरी मूवमेंट। याद रखो हम 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं इन ह्यूमंस ओनली। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है, सेम ही चीज़ लिखी हुई है जो मैं तुम्हें बताया। सीलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स। किस टाइप के ऑर्गन्स में होता है ये, ट्यूब जैसे ऑर्गन्स में होता है। क्यों, क्योंकि एक पाइप है, उसमें से चीज़ों को हमें क्या करना होता है, मूव करना होता है, राइट। पाइप्स होते क्यों, मूवमेंट के लिए। विच आर लाइन्ड बाय सिलिएटेड एपिथीलियम। किस टाइप का एपिथीलियम है, एपिथीलियम मतलब टॉप लेयर या फिर अंदर की जो लेयर है जो तुम्हारी लाइनिंग्स के ऊपर रहती है, एक टिश्यू, तुमने 9th ग्रेड में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, उसके ऊपर अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया हेल्प्स अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स इन सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलॉन्ग विद एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल किया, डस्ट था उसको ट्रैप कर लिया। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ओवा क्या है, एग है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू तुम क्या चाहते हो कि वो मूव करे, तो उसमें भी क्या रहेगा, तुम्हारा सीलिया रहेगा। ओके, नाउ मूवमेंट लास्ट तुम्हारा क्या आ गया है, मस्क्यूलर मूवमेंट। अब इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा मेन फोकस। मस्कुलर मूवमेंट जो है वो हमें एक लार्ज स्केल में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये सारे इंटरनल मूवमेंट है, अमीबॉइड सेल के लेवल पे, सीलियरी मूवमेंट टिश्यूज़ के लेवल पे, ऑर्गन में होता है। बट
मस्कुलर मूवमेंट क्या ऑर्गेनिज्म के लेवल के में है, ठीक है। तो तुम अपने हाथ को मूव कर रहे हो, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स की वजह से वो मूवमेंट हुआ है। तुम अपने टंग को मूव करो, टंग इट सेल्फ इज अ मसल। जॉ को मूव करे, जो तुम्हारे जॉइंट्स के थ्रू, तुम्हारे बोन्स, तुम जब बात करते हो तो मूवमेंट होता है। सो मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, ये मसल्स के मूवमेंट की वजह से होता है ऑफ कोर्स। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि मसल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मसल्स, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। मसल्स के पास क्या एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए, इसीलिए मस्कुलर मूवमेंट पॉसिबल है। एंड उसमें ऑब्वियसली स्केलेटन का भी काम होगा। अगर मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथ को मूव कर पाऊँ, क्या इसमें मसल्स इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स है। पर क्या बिना बोन के मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, राइट। तो इसमें दो चीज़ों का कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स एंड स्केलेटन। मसल एंड स्केलेटन के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। बुक में एग्जैक्टली सेम चीज बोली, सिंपल सा चैप्टर में तुम्हें बता रही हूँ, अगर समझ पाओगे तो काफी सिंपल लगेगा। द मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज एंड टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, मतलब मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत है इन सारी चीजों को मूव करने के लिए। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion. अगर तुम्हारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाता तो तुम के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स, मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मूव इन दिस मैनर, मतलब बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस इस तरीके से मूव करते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम नहीं लिखा था मैंने, इसमें न्यूरल सिस्टम ऑफ कोर्स होगा, न्यूरल सिस्टम। कोऑर्डिनेशन करवाएगा कौन, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगा, बाय न्यूरल सिस्टम। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में हो रहा है, जो मैंने लिखा है मसल्स एंड स्केलेटन। कौन करवा रहा है, न्यूरल सिस्टम। तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम क्या है बेसिकली, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो करवाएगा कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, मसल्स एंड स्केलेटन के बीच में। तो ये तो हो गया तुम्हारे तीन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब तीन टाइप ऑफ मूवमेंट में हम किस में ज़्यादा फोकस करने वाले थे, मस्कुलर मूवमेंट में ज़्यादा फोकस करने वाले थे। तो गोइंग फॉरवर्ड हम मस्कुलर मूवमेंट की ही बात करेंगे। मस्कुलर मूवमेंट में ऑब्वियसली दो मेन चीज़ें इन्वॉल्व है। कौन दो मेन चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, मसल्स इन्वॉल्व है एंड क्या इन्वॉल्व है, तुम्हारा स्केलेटन। तो हम इन दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहले हम मसल्स को देखेंगे, फिर हम स्केलेटन को देखेंगे। जब हम मसल्स को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितने टाइप के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो मसल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर तीन मेन टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब कनेक्टेड टू स्केलेटन, बोलते ही क्यों है, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड होता है, तुम्हारे स्केलेटन से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, तुम्हारे स्केलेटन से कनेक्टेड होता है। एक सेकेंड, इसको ढंग से लिख देती, तुम लोग बाद में रीड करते हो। तो कनेक्टेड टू स्केलेटन, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से स्केलेटन से कनेक्टेड है, मतलब बोन्स से कनेक्टेड है। ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। फिर आ जाता है तुम्हारा स्मूथ मसल। अब जो स्मूथ मसल होता है, इसको देखा जाए तो हमें क्या बोलना चाहिए, विसरल मसल बोलना चाहिए। तो इसको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, विसरल मसल। विसरल मसल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये ऐसे मसल्स हैं जो किस में लोकेटेड है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में। विसरल रेफर्स टू इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स में लोकेटेड है। फिर आ गया तुम्हारा कार्डियक मसल। क्या है ये, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक रेफर्स टू हार्ट। तो हमने तीन टाइप के मसल्स बता दिए, किसके बेसिस पे वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल तुम्हारे पूरे बोन से कनेक्टेड जितने मसल है वो क्या है, स्केलेटल मसल है। तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी लोकेटेड है उसको क्या बोलेंगे, विसरल ऑर्गन। रिमेंबर वन थिंग, विसरल जो वर्ड है वो इतना कॉमनली यूज नहीं होता है, स्मूथ मसल ज्यादा कॉमनली यूज होता है। स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल ऐसा बोलते हैं। बट विसरल अगर हम कंसिस्टेंट रखना चाहे तो विसरल बोलेंगे, क्योंकि स्केलेटन एंड कार्डियक रेफर्स टू वो कहाँ पे होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो विसरल सिमिलर लॉजिक से हम यूज कर सकते हैं।
नाउ इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, तो वो क्या करते हैं, हमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ तो कौन हेल्प करेगा? मेरा स्केलेटल मसल हेल्प करेगा। बट अगर मेरे स्टमक को, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसको चर्न करना है, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, या फिर मैंने खाना खाया, वो मेरे ईसोफेगस के थ्रू मेरे स्टमक में जाएगा, राइट, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, तो वो जो मूवमेंट है वो कौन करवाता है? तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स करवाते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होगी? तुम्हारे स्मूथ मसल की वजह से होगी, ठीक है। बट कार्डियक मसल मतलब तुम्हारा हार्ट, जो हमने देखा था सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, तुम्हारा हार्ट जब मूव करता है उसको क्या करना है? ब्लड को पंप करना है, तो मूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो जो मूवमेंट है वो कौन करवाएगा? तुम्हारा कार्डियक मसल करवाएगा। तो कार्डियक मसल बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो कहाँ लोकेटेड है? सिर्फ हार्ट में। स्मूथ मसल तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में लोकेटेड है मल्टीपल जगह, एंड स्केलेटल मसल तुम्हारे बॉडी में अलग अलग जगह स्केलेटन में एसोसिएटेड है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये तुम्हें पर्पस समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया। और क्या क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंसेस है किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है। अगर मैं देखूँ किसी भी स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मुझे उसमें क्या दिखेगा? स्टायरेशंस दिखेंगे, स्ट्रिएशंस दिखेंगी। स्ट्रिएशंस जो होती है बेसिकली, ये जो तुम्हें बैंड्स दिख रहे हैं, ये जो तुम्हें ऐसे पैटर्न्स दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज आर स्ट्रिएशंस। मतलब इसमें स्ट्राइप्ड एक स्ट्रक्चर दिखता है। तुम्हें क्या दिखता है? ये कि जैसे इसमें बहुत सारे बैंड्स हो, स्ट्राइप्ड हो और बैंड्स हो, ऐसे एक पैटर्न जैसा दिखता है। क्या स्मूथ में दिखता है? नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं स्मूथ। इसको स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं क्योंकि इसमें बैंड्स दिखते हैं, पैटर्न दिखता है। जैसे तुम्हारे ज़ेब्रा में ऐसे बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, सिमिलर एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो। स्मूथ में है क्या? नहीं। बट अगर हम देखें तुम्हारे कार्डियक मसल को, क्या उस पर स्ट्रिएशंस है? हाँ, उतना नहीं है जितना तुम्हारे स्केलेटल मसल में होगा, बट इसमें भी तुम्हें क्या दिखेंगे? स्ट्रिएशंस दिखेंगे। इसमें भी तुम्हें क्या दिखेंगे? ऐसे बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या, किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली? 3 चीज़ों के बारे में। एक तो कहाँ लोकेटेड है, क्या फंक्शन है, और तीसरा किस तरीके के दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर बात आ सकती है कि इनका जो कंट्रोल है, तुम क्या इनको कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अब तुम बताओ, तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ऑब्वियसली तुम उस मूवमेंट को कंट्रोल कर पाओगे। तो वो तो हो गया कि हाँ तुम कर सकते हो कंट्रोल। तो किसको कंट्रोल कर रहे हो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो? तुम्हारे स्केलेटल मसल को, क्योंकि स्केलेटन को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो मसल होता है तुम्हारा स्केलेटल मसल, ये क्या होता है? वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब क्या? कैन बी कंट्रोल बाय योर माइंड। तुम सोच सकते हो कि तुम्हें जाना है, तुम सोच सकते हो तुम्हें हाथ को हिलाना है, तो तुम हिला सकते हो। मतलब तुम क्या कर सकते हो? एक तरीके से मूवमेंट कैरी आउट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। बट अगर तुम चाहो कि तुमने फूड सॉलो कर लिया, मतलब तुमने खाने को निगल लिया, पर तुम चाहते हो कि ईसोफेगस में जाके वो रुका रहे, पहली बात तो वो चोकिंग हो जाएगा एक तरीके में। वो चोकिंग नहीं होगा, बट वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बट अगर तुम चाहते हो, तुम कर सकते हो क्या कि तुम्हारे ईसोफेगस में फूड रुक जाए और नीचे ना जाए स्टमक तक। तुम वो नहीं कर सकते अपने माइंड में सोच के। ऐसे मसल्स को हम क्या बोल देंगे? इनवॉलेंट्री मसल। क्या बोल देंगे हम इनको? इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो स्केलेटन में लोकेटेड है, इनवॉलेंट्री है, सॉरी माय बैड, और स्केलेटन में तुम्हारा ऊपर वाला लोकेटेड है, राइट। रुको एक सेकेंड, इसको ठीक है। तो किस में लोकेटेड है तुम्हारा स्मूथ मसल? किस में लोकेटेड है? तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में लोकेटेड है, ठीक है। किस में लोकेटेड है? इंटरनल ऑर्गन्स में लोकेटेड है। और स्ट्रिएशंस है क्या? नहीं। तो इसको हम क्या बोलते थे? स्मूथ बोलते थे, ठीक है। इतना समझ में आया। बट अगर जाके तुम हार्ट को देखो, क्या तुम हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो? ऑफकोर्स तुम खुद से नहीं कर सकते, तुम्हारा माइंड कर सकता है, बट तुम अब सोच के नहीं कर सकते हो। तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। दोनों ही है एक्चुअली, स्मूथ भी है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम, वो तो है ही। बट तुम सोच के किसको कर सकते हो? वो बोलेंगे वॉलंटरी। स्केलेटल वॉलंटरी, विसरल इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक है। फिर आई बात लोकेशन, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फिर अगर सेल के शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्केलेटल मसल देखो लॉन्ग है पर अनब्रांच्ड है, ऐसे ब्रांचिंग्स नहीं है। और शेप क्या है? सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल की बात करें तो स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप मतलब दोनों एंड्स में क्या है? ऐसा पॉइंटी है। इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या ये ब्रांच्ड है? ऑफ कोर्स नहीं है। इसमें भी मैं लिख सकती हूँ अनब्रांच्ड है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल है बट ब्रांच्ड है। सिलेंड्रिकल दो मसल है, स्केलेटल एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल ब्रांच नहीं है और ये ब्रांच्ड है, ठीक है। सो ये
क्या हो जाएगा तुम्हारा अनब्रांच्ड। फिर से लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ, टेबल को तुम यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है तुम्हारे स्केलेटल मसल में ज़्यादा होगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा है तुम्हारा स्केलेटल मसल, वेयरएज तुम्हारा विसरल मसल यूनी न्यूक्लिएटेड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। एंड तुम्हारा कार्डियक मसल यूजुअली यूनिन्यूक्लिएटेड ही होता है, बट कभी कभी तुम देखोगे तो कुछ और भी एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, पर नॉर्मली यूनिन्यूक्लिएटेड ही होता है। ये हो गए 3 टाइप के मसल, तुम्हारे स्केलेटल जो स्केलेटन से कनेक्टेड है, जो एक्चुअली लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तीनों ही किसी ना किसी टाइप का मूवमेंट तो कॉज कर ही रहे हैं। स्मूथ मसल्स जो है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में लोकेटेड है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड कार्डियक मसल कहाँ पे लोकेटेड है, तुम्हारे हार्ट में। वर्ड से याद रखो, कार्डियक मतलब हार्ट होता है। अब इनकी बात होगी, हम किस पे फोकस करने वाले, ये हमारा पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा, विच इज व्हाट, तुम्हारा स्केलेटल मसल। तुम्हारा स्केलेटल मसल हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लोकोमोशन की भी बात करें। नाउ हमें किसको समझना है फिर, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को समझना है। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो अगर मैं तुम्हारे मसल को स्ट्रक्चर को देखूं, तुम्हारे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखूं, तो इमेजिन करो ये तुम्हारा एक स्केलेटल मसल का पूरा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करके तुम्हें थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूं, इमेजिन करो तुम्हारे पूरा स्केलेटल एक मसल है। क्या है, स्केलेटल मसल है। इसके अंदर अलग अलग तुम्हें क्या मिलेंगे, मसल बंडल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, मसल बंडल्स, ठीक है। जो स्केलेटल मसल है किसका बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ मसल बंडल, मल्टीपल मसल बंडल्स का बना हुआ है। और उसके बीच में जो सब्सटेंस है, उसके बीच में जो इन सारे बंडल्स को एक साथ होल्ड कर रहा है, एक साथ होल्ड कर रहा है, होल्ड्स द मसल बंडल्स टुगेदर, मसल बंडल्स टुगेदर। कौन करता है तुम्हारे मसल बंडल को, अगर मल्टीपल मसल बंडल है उसको कौन होल्ड करेगा, तुम्हारा कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू। कौन करेगा, कोलैजिनस। कोलैजिनस का मतलब क्या होता है, कोलैजन उसमें ज़्यादा होगा। देखो कोलैजन जो है तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है कैसा, कोलैजिनस, मतलब फ्लेक्सिबल है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली चाहते हो तुम्हारा मसल क्या है, तुम्हें मूव करने में हेल्प करे, ठीक है। तो किस टाइप का होगा ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, कोलैजिनस। कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मसल बंडल्स के बीच में, कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम एक और नेम भी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, फैशिया। क्या बोलते हैं, फैशिया। तो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर को देखो, बुक में जो तुम्हारा गिवन है उसमें फैशिया कौन सा वाला, ये जो है तुम्हें स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये जो साइड साइड में बीच बीच में जो लोकेटेड है, जो टिश्यू है वो क्या है, फैशिया है। और जो तुम्हारी मसल बंडल है उसको एक और नाम दे सकते हैं, फैसिकल्स, फैसिकल्स, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे फैसिकल्स है वो क्या है, मसल बंडल है, कलेक्शन है बेसिकली, ठीक है, मसल्स का कलेक्शन है। तो अगर मसल बंडल को देखें तो मसल बंडल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल, इट इज मेड आउट ऑफ मल्टीपल मसल सेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल मसल सेल्स होंगे, ठीक है। मसल सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मसल फाइबर भी। तो मसल हम बोलते हैं ना, मसल क्या होता है, फाइबर्स का बना होता है। तो पूरा मसल है, मल्टीपल मसल बंडल है, बंडल में क्या है, मल्टीपल मसल के सेल्स है, सेल्स को हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। अभी अगर मैं मसल फाइबर को देखूँ तो उसको ज़्यादा क्लोजली समझ सकती हूँ मैं, उसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छे से मैं देख सकती हूँ। तो मसल फाइबर जो है, अगर सोचो कि ये मेरा मसल फाइबर है, ठीक है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ये ओवरऑल तुम्हारा क्या है, इमेजिन करो एक मसल सेल है। क्या है ये तुम्हारा, एक मसल सेल या फिर मसल फाइबर। ऑब्वियसली है तो ये एक सेल ही, ऐसे इलोंगेटेड होता है ये। अगर हमने ऑलरेडी देखा है जो तुम्हारे स्केलेटल मसल के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे लॉन्ग टाइप के होते हैं। तो अगर मैं एक को देखूँ, ऐसे बहुत सारे हैं पर मैं एक को देख रही हूँ, अगर मैं एक को देखूँ तो उसका जो बाहर वाला लेयर है, हमेशा एक सेल का आउटर लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेशली अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर प्लांट है तो फिर अलग बात है, एनिमल की बात हो रही है, तो सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर एक मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं नेम दूं तो इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा, ठीक है। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म या फिर ओवरऑल जो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलेंगे सार्को
सार्कोप्लाज्म, क्या बोलेंगे इसको हम? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। जितनी चीज़ें हैं, अब हमने क्या देखा था, जो तुम्हारा स्केलेटल मसल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो इसमें क्या होंगे? मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियाई क्या होंगे? मल्टीपल। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? न्यूक्लियाई। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस है तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो तुम्हारा स्केलेटल मसल है उसके अंदर क्या होता है? काफ़ी सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? काफ़ी सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? काफ़ी सारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। क्योंकि याद रखो, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, सारे मसल्स ही करते हैं, पर स्केलेटल मसल को हम ज़्यादा मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तुम्हारे मसल सेल्स के अंदर हो उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट इज गोइंग टू स्टोर, व्हाट इज इट गोइंग टू डू? स्टोर कैल्शियम। ठीक है, ये क्या स्टोर करता है? स्टोर कैल्शियम आयंस। काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है जो बाद में हेल्प करेगा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे मसल फाइबर के ओवरऑल क्या क्या ऑर्गेनल्स है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, अगर तुम एक मसल सेल के अंदर देखो तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे पैरेलली अरेंज्ड क्या मिल जाएंगे? फिलामेंट्स मिल जाएंगे। ये सब क्या है? तुम्हारे फिलामेंट्स। ठीक है, इन फिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं या फिर मायोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल, जो तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया ओवरऑल स्ट्रक्चर एक मसल का? मसल में क्या है? मल्टीपल मसल बंडल्स है। हर एक मसल बंडल को देखा तो उसमें क्या है? मल्टीपल सेल्स है। अगर मैंने एक सेल को देखा तो बाहर वाली लेयर को मैं क्या बोलूँगी? सार्कोलेमा। उसके अंदर के कंटेंट को, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म को के अंदर अगर मैं देखूँ तो तुम्हें क्या मिलेंगे? ऑर्गेनल्स मिलेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। बट उसके साथ साथ तुम्हारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है। क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर। और इसके अंदर साथ साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स मिलने वाले। सारे क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है, फिलामेंट्स मिलने वाले हैं। इनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो अगर तुम्हारा ऐसा सेल है तो फिलामेंट्स कैसे होंगे? ऐसे अरेंज्ड होंगे। कैसे अरेंज्ड होंगे? ऐसे अरेंज्ड होंगे। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? मायोफिब्रिल्स। ठीक है, मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। मायो रेफर्स टू तुम्हारा मसल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे मसल सेल का। इस बुक में भी तुम्हें ऐसे ही, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, सेम चीज़ें बताएगी। लेट्स एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल। किसको देख रहे हैं? स्केलेटल मसल को डिटेल में देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी देखने वाले हैं। अभी ये चीज़ देखो, each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundle। मतलब हर एक स्केलेटल मसल के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे मसल बंडल्स मिलेंगे जिसको दूसरा नाम क्या देते हैं? फेसिकल्स। हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू। किससे कनेक्टेड है सारे मसल बंडल? कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? वही बेसिकली कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? फैशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैशिया। ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। हर एक मसल बंडल के अंदर क्या होता है? मल्टीपल मसल फाइबर्स होते हैं जो कुछ नहीं है, बेसिकली तुम्हारे मसल सेल्स हैं। ठीक है, क्या है? मसल सेल्स है। ठीक है, मल्टीपल मसल सेल्स होते हैं। मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्स सार्कोलेमा। तो अगर सेल को देखोगे उसके बाहर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जिसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। उसके अंदर के कंटेंट को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर क्या है? मेनी न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंक्टियम। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक स्टोर हाउस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? स्टोर हाउस की तरह। और क्या स्टोर कर रहा है? ये कैल्शियम आयंस को स्टोर कर रहा है। किसको स्टोर कर रहा है? कैल्शियम आयंस को। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ, मतलब मसल फाइबर के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसको सबसे अलग बनाता है एक तरीके से। क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज, मतलब कैसा अरेंजमेंट है? पैरेलल है एक दूसरे से, ऑफ फिलामेंट्स इन द कॉल मायोफिलामेंट्स। इन फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल्स। कॉन्ट्रैक्शन में यही हेल्प करेंगे। मसल की तरह बिहेव कर पाता है क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स होते हैं।
अब हमें क्या करना है, मायोफिब्रिल्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। हमें क्या देखना है, ओवरऑल मायोफिब्रिल्स जो है मसल्स में कैसे होते हैं, एंड जो पूरा मसल का फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट क्या है, बेसिकली एनीथिंग दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट भी बोल सकते हैं हम इसको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन सा यूनिट हेल्प करता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे कि ओवरऑल एक मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट कैसा दिखता है, क्योंकि वही उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इमेजिन करो, देखो, रिमेंबर वन थिंग, जो तुम्हारे मायोफिब्रिल्स है वो बेसिकली पैरेलली अरेंज्ड है। तो अगर मैं एक मसल सेल के अंदर, इमेजिन करो ये क्या है, तुम्हारा एक मसल सेल है, ये क्या है, तुम्हारा एक मसल सेल है, इसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल मायोफिब्रिल, ये सारे क्या है, मायोफिब्रिल्स है। मायोफिब्रिल्स को अगर मैं एक एक करके देखूं, अच्छे से जूम इन करके देखूं, तो इमेजिन करो ये क्या है, मेरा एक बड़ा सा मायोफिब्रिल है, पूरा एक फिलामेंट, इसको मैंने जूम इन किया। इसके अंदर क्या है, मुझे दो टाइप के, इसके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, दो टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे। एक होता है तुम्हारा मायोसिन, जो क्या होता है, थिकर होता है। एक प्रोटीन होता है तुम्हारा क्या, मायोसिन, जो थिक होता है, ये है तुम्हारा ओवरऑल मायोसिन। दूसरा होता है एक्टिन, ठीक है। तो मायोसिन और एक्टिन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, मतलब पहले एक पूरा सेक्शन, एक पूरा बैंड बनता है किसका, मायोसिन का। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली बना देती हूँ ताकि तुम्हें बाद में समझ में, ठीक है। तो इसके सामने ऐसे, तो मायोसिन क्या है, थिक है, और इसके बीच में क्या होगा, एक्टिन प्रेजेंट होगा। मायोसिन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिन। तो मैं एक्टिन को एक दूसरे कलर के साथ शो कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शो करती हूँ ब्लू के साथ, ठीक है। तो ये तुम्हारे बीच में एक थिन लेयर है किसकी, एक्टिन की, ठीक है। ये तुम्हारा एक्टिन है, ब्लू वाला क्या है, एक्टिन, होपफुली दिख रहा है, एंड येलो वाला क्या है, मायोसिन। ये दोनों क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे इस फिगर में, जो तुम्हारे बुक में गिवन है, इसमें देखूं, तो तुम्हारा ये क्या है, मायोसिन, एंड ये क्या है, एक्टिन, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दोनों क्या है, इट्स टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन से टाइप्स है तुम्हारे, मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है। मायोसिन जो होता है वो रॉड, दोनों ही क्या है, रॉड शेप्ड है, दोनों क्या है, रॉड शेप्ड है, इसलिए मैंने क्या लॉन्ग ऐसे लाइंस बनाई है। मायोसिन जो होता है वो थिक होता है, और एक्टिन क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। इसीलिए तो इनका जो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर बनता है, ये इसको क्या देते हैं, स्टेरिएशंस की जो हम बात कर रहे थे, एक बैंड लाइक अपीयरेंस जो दिख रहा था हमें, और जो स्ट्राइप्स हमें दिख रहे थे वो इसके वजह से थे। तो अगर मैं दोनों स्ट्राइप्स को देखूँ, दोनों जो स्ट्राइप्स बन रहा है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। देखो, अगर मैं मायोसिन वाले स्ट्राइप को देखूँ, तो उसके बीच में क्या है, थोड़ा बहुत एक्टिन का ओवरलैप है, क्या है, एक्टिन का ओवरलैप है। इसीलिए जो मायोसिन वाला बैंड पूरा बनता है, मायोसिन का जो पूरा बैंड बनता है, इसको बोलते हैं हम ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड। ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, डिफरेंट, मतलब पूरा कंसिस्टेंट नहीं है, मायोसिन भी और थोड़ा थोड़ा क्या है, एक्टिन भी है। बट मैं एक्टिन वाले बैंड की, इस वाले बैंड की बात करूं, तो इसको हम बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड, आई बैंड क्यों बोलते हैं, आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्यों है, सेम है, क्या है, ओनली सेम टाइप ऑफ प्रोटीन, एक ही टाइप का प्रोटीन है इसमें, सेम टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन सा है, एक्टिन है, इसमें मायोसिन का कोई भी ओवरलैप नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो सेक्शन जिसमें सिर्फ एक्टिन है उसको क्या बोलेंगे, आई बैंड, और जिसमें मायोसिन उसको बोलेंगे ए बैंड। आई बैंड जो मायोसिन वाला बैंड है, उसके बीच में से निकलता है एक लाइन, ठीक है, एक फिलामेंट का एक पूरा ऐसे लाइन निकलता है, इसको हम बोलते हैं जेड बैंड। क्या बोलते हैं, जेड बैंड। हमेशा तुम्हारे एक्टिन के बीच में से एक जाएगा थिक जेड बैंड, ठीक है, दो जेड बैंड हो गए। तो तुम्हारा जो एक्टिन है वो कनेक्टेड है, सेंटर में कनेक्टेड है किससे, जेड बैंड से कनेक्टेड है। और तुम्हारे मायोसिन के सेंटर से भी एक बैंड जाता है, इसको मैं एक अलग कलर से अगर बनाऊं, अब कौन सा कलर बच गया, ग्रीन बना देती हूँ। मायोसिन के बीच में से भी एक बैंड जाता है, इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एम बैंड। क्या बोलते हैं, एम, ठीक है, या फिर जी लाइन बोल सकते हो, ठीक है। बुक में क्या बोला गया है,
ठीक है। सो लाइंस बोला गया, ठीक है, तो लाइंस बोलते हैं एम लाइंस, एंड ये भी क्या हो गया तुम्हारा जी लाइन, ठीक है। ओके, समझ में आई बात। तो दो टाइप की प्रोटीन है, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन थिक होता है, एक्टिन थिन होता है। क्योंकि मायोसिन थिक होता है तो हम इसको, ये क्या बनाता है, डार्क बैंड बनाता है, एक्टिन क्या बनाता है, लाइट बैंड बनाता है। तो अगर तुम देखो ये पूरे मसल फाइबर के फिलामेंट को, मसल सेल के फिलामेंट को अगर तुम देखो तो तुम्हें एक डार्क बैंड जो मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, तुम्हें मायोसिन का मिल रहा है। और जो ये लाइट बैंड है ये किसका मिल रहा है, तुम्हें एक्टिन का मिल रहा है। और एक्टिन के बीच में जो पूरी ये लाइन दिख रही है क्या है, जी लाइन, ठीक है। और मायोसिन के बीच में ये जो लाइन दिख रही है वो क्या है, एम लाइन, क्या है, एम लाइन। इज दैट क्लियर। मायोसिन वाला जो बैंड है उसको ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड क्योंकि एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि उसमें क्या है, ओवरलैप्स है, इसमें क्या है, ओवरलैप्स है। एंड जो तुम्हारा आई बैंड है उसमें कोई ओवरलैप नहीं है, इसलिए आइसोट्रोपिक। जहाँ पे मायोसिन ए बैंड में जिस सेक्शन पे ओवरलैप नहीं है, तो अगर तुम देखो कुछ कुछ पोर्शन है जहाँ पे देयर इज नो ओवरलैप, इसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं हम इसको, एच जोन, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ओवरलैप है। जब रेस्टिंग स्टेट हो रहा है, रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, जब क्या हो रहा है, रेस्टिंग स्टेट है, तो क्या होगा, मिनिमम ओवरलैप होगा, मिनिमम ओवरलैप होगा। तो इसलिए क्या होगा, एच जोन क्या होगा, बिगर होगा। एच जोन क्या होगा, बिगर होगा या फिर लॉन्गर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ओवरलैप कम है तो ये एच जोन जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जो है तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर किसका है, तुम्हारे मायोफिब्रिल का, मायोफिब्रिल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो कंट्रैक्शन है वो इसी के थ्रू होने वाला है, ठीक है। ओवरऑल जो कंट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारे जो मायोफिब्रिल्स है उसके ऊपर जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक तरीके से स्लाइड होने वाला है, ठीक है, या फिर अदर वे। तो ओवरऑल स्लाइड होगा और जो तुम्हारे जी लाइंस है वो आपस में पास आ जाएंगे। जी लाइंस जो है वो क्या होंगे, पास आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक जो पूरा सेक्शन बनता है, इस पूरे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सार्कोमियर कौन सा है, येलो से दिखा देती हूँ। ओवरऑल ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। एंड इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर फंक्शनल यूनिट। किसका, मसल का फंक्शनल यूनिट, ठीक है। एक जी लाइन एक्टिन के बीच में, एक्टिन बैंड के बीच में है, आई बैंड के बीच में, दूसरा जी लाइन दूसरा आई बैंड के बीच में, उसके बीच का जो पूरा सेक्शन है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रोमियर, ठीक है, सैक्रोमियर। ये चीज़ हम बुक में भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं ओवरऑल। तो बुक में क्या बोला है एक बार देखते हैं, चलो। मायोफिब्रिल है, ईच मायोफिब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। डार्क किसका बनेगा, तुम्हारे मायोसिन का, लाइट किसका बनेगा, एक्टिन का। और डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब जो ओवरऑल डार्क एंड लाइट जो बैंड्स है, जो तुम्हें यहाँ पे जो हमने बात की थी तुम्हारे स्केलेटल मसल की, राइट, किसकी बात की थी, स्केलेटल मसल की। ये जो तुम्हें बैंड्स दिख रहे हैं, ये जो बैंड है, जो डार्क कलर का बैंड दिख रहा है वो किसका है, मायोसिन का। और जो लाइट कलर का पूरा सेक्शन दिख रहा है वो किसका है, एक्टिन का, ठीक है। ये तुम्हारा डार्क है और ये क्या है, लाइट है, ओके। तो ओवरऑल जो हमें डार्क और लाइट पैटर्न्स दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इट्स कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का प्रोटीन है, याद रखो। ओवरलैप वाला सेक्शन ए बैंड में आता है। डार्क बैंड कॉल्ड ए और एनाइसोट्रोपिक बैंड कंटेन्स मायोसिन, सो दैट इज द एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। मायोसिन का बना होता है एनाइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ओवरलैप। क्या है यहाँ पे, ओवरलैप है, ओवरलैप विथ एक्टिन। एक्टिन के साथ ओवरलैप की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। इसलिए पूरा बैंड जो मायोसिन वाला सेक्शन है उसको क्या है, एनाइसोट्रोपिक या फिर ए बैंड बोलते हैं। बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉड जैसा है, एंड दे पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल मतलब जो तुम्हारा मायोफिब्रिल है उसमें ये जो सारे प्रोटीन्स है वो कैसे हैं,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग बने हुए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब ये है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब उसके लॉन्गिट्यूड के अगेंस्ट बने हुए हैं। ट्रांसवर्सल मतलब ये हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग बने हुए हैं, इसकी वजह से पूरा मसल का जो फाइबर है वो क्या होता है, मसल का एक जो सेल है वो छोटा, शॉर्टन एंड रिलैक्स जब होता है तो बड़ा हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है। इसीलिए अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होना इंपॉर्टेंट है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन का जो फिलामेंट है वो क्या है, थिकर है, और एक्टिन का जो फिलामेंट है वो क्या है, थिनर है। हेंस they are commonly called thin and thick filaments respectively. In the center of each eye band is an elastic fiber called Z-line, ठीक है, क्या है, Z-line, which bisects it, ठीक है। तो Z-line क्या है, एक्टिन के फिलामेंट के बीच वाली लाइन है, एंड जो तुम्हारे फिलामेंट्स है वो किससे अटैच्ड है, Z-line से फॉर्मली अटैच्ड है। तो ये जो तुम्हारे सारे एक्टिन के फाइबर्स जो बन रहे हैं वो क्या है, Z-line से फॉर्मली अटैच्ड है। The thick filaments in the A band are also held together in the middle by a thin fibrous band called M line. M line myosin में है. The A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils. The portion of the myofibril between two successive, ठीक है, तो जो पोर्शन मायोफिब्रिल में दो सक्सेसिव जी लाइंस के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर सार्कोमियर। सार्कोमियर ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया। इन द रेस्टिंग फेज जो ओवरलैप है वो क्या है, मिनिमम है, इसीलिए एच जोन जो है बचा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली जहाँ पे ओवरलैप नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। रेस्टिंग फेज में ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमें समझना है कि ओके फाइन, रेस्टिंग फेज में एच जोन बड़ा होगा, हम समझ चुके हैं, बट ओवरऑल जो कंट्रैक्शन कैसे होता है उसको समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को समझना है। कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, एक है तुम्हारा एक्टिन एंड दूसरा कौन सा है तुम्हारा मायोसिन। एक एक करके देखेंगे। एक्टिन जो पूरा तुम्हारा प्रोटीन है उसमें क्या होता है, दो तुम्हारे फिलामेंट्स हैं, तुम्हारे दो फिलामेंट्स हैं, एफ एक्टिन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एफ एक्टिन फिलामेंट्स। दो एफ एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, हेलिकल होते हैं नेचर में। किस नेचर के होते हैं, हेलिकल नेचर के होते हैं और इंटरट्वाइंड होते हैं, मतलब आपस में कैसे जैसे रोप में छोटे छोटे पीसेस से जुड़े हुए होते हैं, हेलिकल ऐसे बंधे होते हैं एक दूसरे के थ्रू, वैसा ही इसमें रहता है। अगर मैं एक एफ एक्टिन फिलामेंट में देखूं तो ये जो पूरा पॉलीमर है, ये पूरा एफ एक्टिन फिलामेंट क्या है, फिलामेंट क्या है, एक पॉलीमर है। और पॉलीमर हमेशा किसका बना होता है, मोनोमर। इस एक मोनोमर को हम बोलते हैं जी एक्टिन, एक मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। तो मैं बोल सकती हूँ पूरा जो एक्टिन है इसमें देखा जाए तो चार टाइप के फिलामेंट्स है, चार टाइप के फिलामेंट्स हैं। दो एफ एक्टिन फिलामेंट है पहले तो, और हर एक एफ एक्टिन फिलामेंट किसका बना हुआ है, तुम्हारे जी एक्टिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, जी एक्टिन का बना हुआ है। और दूसरा फिलामेंट क्या है, बाकी के दो, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये दूसरे टाइप का प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। दो ट्रोपोमायोसिन के भी फिलामेंट्स होते हैं, एंड इस ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट में ऑन टॉप, ऑन रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल क्या लोकेटेड है, ट्रोपोनिन। क्या लोकेटेड है, ट्रोपोनिन। एक छोटा कॉम्प्लेक्स है ट्रोपोनिन, रेगुलर इंटरवल पे क्या लोकेटेड है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन इज लोकेटेड। अब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है, इसका कुछ एक छोटा सा सब यूनिट क्या करता है, एक्टिन के एक्टिव साइट को, इसका ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स है, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, तीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये तुम्हारा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। इसका एक सब यूनिट क्या करता है, मास्क करता है, किसको मास्क करता है, मास्क द एक्टिव साइट ऑफ, मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क करता है, जहां पे एक्टिन पे आके मायोसिन बाइंड करने वाला था उसके ऊपर बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है, ट्रोपोनिन। तो जब रिलैक्स स्टेट में है, जब रिलैक्स्ड स्टेट में है तब क्या किया, ट्रोपोनिन ने जाके एक्टिन के जहाँ पे मायोसिन को बाइंड करना था वहाँ उस जगह को ढक लिया, उस जगह को मास्क कर लिया। मायोसिन की बात करें तो मायोसिन में दो टाइप के तुम्हारे मेरोमायोसिन होते हैं, ठीक है। मेरोमायोसिन आर द मोनोमर, मोनोमर्स ऑफ मायोसिन। मायोसिन के
मायोसिन के दो टाइप के मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा लाइट मेरोमायोसिन, एक होता है हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। मायोसिन के दो मोनोमर्स होते हैं, लाइट मेरोमायोसिन और हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रही हूँ, पूरा तुम्हारे बुक में वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। सो मायोसिन जो पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर, अगर तुम यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा पूरा मायोसिन का फिलामेंट है। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, ऐसे लाइंस दिख रही है। ये जो लाइन है वो किसकी बनी हुई है, लाइट मेरोमायोसिन की। किसकी बनी हुई है, लाइट मेरोमायोसिन की। इसको क्या बोलते हैं हम, LMM, ठीक है। LMM से डिनोट करते हैं, LMM। और ये तुम्हें हेड्स दिख रहे हैं जो बाहर की तरफ आए हैं, इसको हम बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं हम, हैवी मेरोमायोसिन। सो लाइट मेरोमायोसिन में क्या है, लॉन्ग टेल जैसा स्ट्रक्चर है। लाइट मेरोमायोसिन में क्या है, टेल जैसा स्ट्रक्चर है। हैवी मेरोमायोसिन में हेड एंड नेक, हेड एंड आर्म है, हेड एंड क्या है, आर्म है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसका ये जो पूरा सेक्शन है, ये हेड एंड आर्म, ये क्या है तुम्हारा, एक तरीके से लाइट मेरोमायोसिन का, सॉरी माय बैड, हैवी मेरोमायोसिन का पार्ट है। और ये जो टेल है वो किसका पार्ट है, तुम्हारा लाइट मेरोमायोसिन का पार्ट है। हैवी मेरोमायोसिन जो है, जो तुम्हारे हेड्स है, जो बाहर ऐसे निकल के आते हैं, वो जाके किसके साथ बाइंड करते हैं, वो तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट के साथ एक्चुअली जाके बाइंड करते हैं, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस बाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बाइंडिंग। तो ये हो गया तुम्हारे दोनों का स्ट्रक्चर। एक चीज याद रखो, जो हेड है उसमें दो इंपॉर्टेंट साइट है, एक है तुम्हारा एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा है एटीपी बाइंडिंग साइट। जब एटीपी बाइंड होता है तो एटीपी हाइड्रोलाइज होके तभी तुम्हारा जो मायोसिन का हेड है, जो हैवी मेरोमायोसिन का जो हेड है, वो जाके किसके साथ बाइंड कर पाता है, जाके तुम्हारे एक्टिन के साथ बाइंड कर पाता है, ठीक है। तो एक्टिन हो गया, उसके दो फिलामेंट, उसमें टोटल 4 फिलामेंट है, 2 एक्टिन फिलामेंट है और 2 ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट जी एक्टिन जो मोनोमर है उसका बना हुआ है, और ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट जो है उसमें मल्टीपल जगह पे रेगुलर इंटरवल पे क्या है, ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तुम्हारा मसल रेस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ट्रोपोनिन क्या करता है, जाके एक्टिन के बाइंडिंग साइट के ऊपर बैठ जाता है ताकि मायोसिन उसके साथ बाइंड ना कर पाए। मायोसिन को देखें तो उसके भी 2 टाइप के मोनोमर है। एक है लाइट मेरोमायोसिन जो टेल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो पूरा टेल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, लाइट मेरोमायोसिन का एक तरीके से बना हुआ है। बट हैवी मेरोमायोसिन में क्या होता है, हेड एंड क्रॉस आर्म होता है। हेड जो है वो एक तरीके से क्या करता है, तुम्हारे उसमें 2 साइट्स होते हैं, 2 जगह होती है, 2 पोर्शन होते हैं, जो एटीपीज एंजाइम होता है, जिसमें एटीपीज एंजाइम होता है। मेरोमायोसिन के जो 2 स्ट्रक्चर्स है, एक है लाइट मेरोमायोसिन, एक है हैवी मेरोमायोसिन, राइट। हैवी मेरोमायोसिन में जो हेड है, हेड में 2 चीज़ें हैं। हेड जो है उसके अंदर क्या है, एटीपीएस एंजाइम जैसे बिहेव करने का कैपेसिटी है। तो ये क्या करते हैं, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। और उस एनर्जी को रिलीज करने के बाद जाके तुम्हारा जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जाके एक्टिन के साथ बाइंड हो सकता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, बाइंडिंग साइट। समझ में आई चीज़। तो एक्टिन मायोसिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बुक में वो सारी चीज़ें गिवन है, तुम इसको पढ़ सकते हो। देख लेते हैं। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 F filaments which are helically bound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. G जो है किसके लिए स्टैंड करता है, ग्लोब्यूलर के लिए। 2 filaments of another protein, और 2 फिलामेंट है another protein, tropomyosin, also run close to F actins throughout its length. F actin 2 filaments, ट्रोपोमायोसिन 2 फिलामेंट्स, ये चारों फिलामेंट्स के आपस में ऐसे बाउंडेड है, ठीक है। A complex protein troponin is distributed at regular intervals. Troponin जो है एक प्रोटीन है जो कहाँ पे लोकेटेड है, अलग अलग इंटरवल पे लोकेटेड है। उसका जो एक सब यूनिट है वो क्या करता है, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन के जो साइट है जहाँ पे जाके मायोसिन बाइंड कर सकता है, वहाँ पे जाके उसको मास्क कर देता है, उसको ढक के रख देता है एक तरीके से, ताकि मायोसिन बाइंड ना कर पाए। मायोसिन जो थिक फिलामेंट है वो भी एक पोलिमराइज प्रोटीन है, मतलब वो भी एक पॉलीमर है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन्स, इट इज उसमें मेरोमायोसिन जो है वो तुम्हारा मोनोमर होता है, कॉन्स्टिट्यूट 1 थिक फिलामेंट। तो एक थिक फिलामेंट में बहुत सारे मेरोमायोसिन्स होते हैं। ईच मेरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म। तो ये तुम्हारा ग्लोब्यूलर हेड हो गया विद अ शॉर्ट आर्म,
एंड अ टेल, बाकी क्या है तुम्हारा टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मैरोमायसिन, जो हेड एंड टेल वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, हेवी मैरोमायसिन, और जो लेटर है, जो टेल वाला सेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइट मैरोमायसिन, ठीक है, LMM. The heavy myromycin component, the head and the short arm project outwards at regular interval. जो तुम्हारा पूरा फिलामेंट है उसमें से क्या निकल के बाहर आ रहा है, हेवी मैरोमायसिन बाहर निकल के आ रहा है अलग अलग पूरे फिलामेंट से, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर. पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट इज नोन एज क्रॉस आर्म, ठीक है. सो जब एक दूसरे के सरफेस पे वो रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस आर्म. द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन. ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका, एक्टिन का, मायोसिन का. पहले मैंने तुम्हें समझाया है, फिर मैंने दिखा दिया है कि तुम्हारे NCERT में ये कैसे गिवन है, ठीक है. ईजी है समझना, थोड़ा अच्छे से इसको धीरे धीरे करके समझो, खुद से लिखने का ट्राई करो. एक बार बस सुनने से नहीं होगा, तुम खुद से भी एक बार ट्राई करो कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं. नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है. सो ओवरऑल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से समझ सकते हैं. देखो सबसे पहले क्या होता है, जो तुम्हारा ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा, उससे क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा. सिग्नल कैसे आएगा, थ्रू द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन से सिग्नल जब आएगा तो कहाँ पे रिलीज होगा, तुम्हारे जो सेल्स है उन पे रिलीज होगा, जो मसल फाइबर है उस पर रिलीज होगा. इस कहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज. कहाँ पे रिलीज होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे न्यूरॉन एंड मसल सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली साइनैप्स कनेक्टेड है, साइनैप्स प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है. ये एक तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल्स है उसको क्या करे, ट्रांसमिट कर रहा है एसिटाइल कोलिन. जब एसिटाइल कोलिन आता है इसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल, ये रेड कलर दिख रहा है राइट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है सेल के अंदर, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है थ्रू आउट द सेल, वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, इट स्प्रेड्स, ठीक है, पूरे मसल के फाइबर के अक्रॉस ये स्प्रेड करेगा. इसकी वजह से कैल्शियम आयन जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. तुम्हारे याद रखो, तुम्हारे जो सेल्स है, मसल सेल्स है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोर हाउस है, उसका लेवल जो है प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा, या तो फिर तुम बोल सकते हो साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. कहाँ से आया ये, तुम्हारा स्टोर हाउस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया. जब कैल्शियम आयंस बाहर आते हैं तो ये जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं. किसके साथ बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन जो तुम्हारा प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करते हैं, बाइंड विद ट्रोपोनिन. इसके वजह से क्या होता है, जो ट्रोपोनिन मास्क कर रहा था, एक्टिन के एक्टिव साइट को जाके मास्क कर रहा था, वो वहाँ से हट जाता है. सो ट्रोपोनिन releases from the active site of actin. एक्टिन के एक्टिव साइट से हट जाता है, जिसकी वजह से मायोसिन अब इस पे बाइंड कर सकता है. क्या कर सकता है, मायोसिन अभी बाइंड कर सकता है, मायोसिन कैन बाइंड, ठीक है. एक तो ओपन हो गया. अब मायोसिन में क्या होगा, ये तो हो गया एक्टिन में क्या हो रहा है. एज ए रिजल्ट मायोसिन में भी क्या होगा, जो मायोसिन है उस पे आके ATP ऐड होगा, ठीक है. सो ATP binds to head of myosin. इसके वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. इतना समझ में आया. जब एनर्जी रिलीज होगी तो अब क्या हो सकता है, मायोसिन जो है जाके एक्टिव साइट जो अवेलेबल है उस पर बाइंड कर सकते हैं. इतना प्रोसेस पहले समझते हैं. सबसे पहले क्या आया, एक न्यूरल सिग्नल आया, इनिशिएट हुआ. अ मोटर न्यूरॉन रिलीजेस एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. दिस जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर मेम्ब्रेन. मसल फाइबर के मेम्ब्रेन सार्कोलेमा में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, कैल्शियम आयन विल बी रिलीज. याद रखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है,
जंक्शन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन और तुम्हारे मसल के बीच का जो स्पेस, अगर तुम्हारे मोटर न्यूरॉन का साइनैप्स है और ये तुम्हारा मसल है, ये क्या है तुम्हारा मोटर न्यूरॉन एंड ये क्या है तुम्हारा मसल, तो उसके बीच का ये जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, बेसिकली सेल जो होता है उसके बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है इसकी वजह से क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स इनसाइड द मसल फाइबर बाय टी ट्यूब्यूल्स, ये याद रखने जरूरी, टी ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या रिलीज करता है, कैल्शियम आयंस रिलीज करता है सार्कोप्लाज्म में, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है अंदर का, उसमें कैल्शियम आयंस रिलीज करता है जिसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम आयंस जो है जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं और एक्टिन फिलामेंट जो है उनका जो एक्टिव साइट है अभी वो अवेलेबल हो जाता है। दिस कॉजेज ट्रोपोमायोसिन टू शिफ्ट एक्सपोजिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, अवेलेबल हो गया है। अभी होगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, एक्टिव साइट जो है उसके साथ मायोसिन जाके बाइंड करता है। ओवरऑल वो बाइंडिंग कैसे होगा, जो मायोसिन का हेड है उसमें एटीपीएस एक्टिविटी है, वो एटीपीएस एंजाइम है, वो क्या करेगा एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और उससे एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो जाके वो क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है एक्टिन के साथ। एज ए रिलीज जो एनर्जी रिलीज होगी उसके बाद क्या होगा, एक क्रॉस ब्रिज बनेगा बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, ठीक है। दोनों के बीच में, दोनों फिलामेंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, एक क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज हैज फॉर्म्ड, ठीक है। अब जैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा तब क्या होगा, जो एटीपी है, हमेशा याद रखो जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, एडीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन अलग से रिलीज हो जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट एक रिलीज हो गया, एनर्जी बनी, उससे मायोसिन ने जाके एक्टिन के साथ बाइंड किया। जो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, एडीपी एंड फॉस्फेट आर रिलीज्ड फ्रॉम मायोसिन, मायोसिन से वो हट जाते हैं एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, मायोसिन अभी अवेलेबल हो गया दूसरे एटीपी के बाइंडिंग किससे, ठीक है। तो एटीपी, अ न्यू एटीपी, एक नया एटीपी जाके बाइंड करेगा, अ न्यू एटीपी बाइंड्स, दिस कॉजेस मायोसिन डिटैच फ्रॉम एक्टिन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मायोसिन डिटैच हो जाएगा किससे, एक्टिन से। अब क्या हो गया, मायोसिन एक्टिन से अलग हो गया क्योंकि उस पर जाके एक नया एटीपी बाइंड हो गया, उसका फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर एटीपी हाइड्रोलिस होगा, हाइड्रोलाइज होगा एंड द स्टेप रिपीट्स, स्टेप क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, स्टेप क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। टिल कब तक होगा स्टेप रिपीट, जब तक कैल्शियम आयन का लेवल तुम्हारे सार्कोप्लाज्म में ज्यादा रहेगा, टिल calcium ion levels stay high in सार्कोप्लाज्म। जब तक सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल हाई रहेगा तब तक ये स्टेप क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ओवरऑल एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब सिग्नल आना बंद हो गया, जब ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो गया कि अभी और कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स भी होना है, तो जैसे सिग्नल स्टॉप हुआ कैल्शियम आयन को क्या करेंगे, हम पंप बैक करेंगे, कहाँ पे डाल देंगे, वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी वो जाके जो ट्रोपोनिन है वो जाके फिर से एक्टिन के एक्टिव साइड में बाइंड करेगा। अब एक्टिन एंड मायोसिन का बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पावर स्ट्रोक, जैसे ये क्रॉस ब्रिज बना उसके बाद पावर स्ट्रोक का स्टेप है, मायोसिन हेड पिवट्स पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ इससे क्या होगा, ओवरऑल एक्टिन फिलामेंट जो है वो क्या होगा, पुल होगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में पुल होगा, टुवर्ड्स एम लाइन, कहाँ पे पुल होगा, टुवर्ड्स एम लाइन। जो दोनों याद है जी लाइंस थे, जी लाइंस दोनों क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, एम लाइन के टुवर्ड्स पुल होगा, ठीक है, टुवर्ड्स एम लाइन। ADP and PI released from the ATP hydrolysis are released during this process। जब ये पुलिंग हो रहा था, जब क्रॉस ब्रिज क्या है, जब कनेक्शन बना, जब ये पुल हो रहा था तो ADP एंड जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो गया है। डिटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिज, अ न्यू ATP मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द मायोसिन हेड।
अभी जब एडीपी हट गया तो एटीपी आके एक बाइंड करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट है, मायोसिन और एक्टिन जो बाउंड थे, क्रॉस ब्रिज बना हुआ था, अब वो हट जाएगा। एक एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज हट गया, ठीक है। एंड अगर एटीपी अवेलेबल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिगर मोर्टिस हो जाता है। मतलब अगर कोई पर्सन है, अगर तुमने देखा होगा शोज़ वगैरह में, क्राइम शोज़ वगैरह में, कि अगर एक पर्सन मर जाता है तो फिर क्या हो जाता है, उसके जो मसल्स होते हैं एक जगह कॉन्ट्रैक्टेड रह जाते हैं, क्योंकि एटीपी और बन नहीं रहा, ठीक है। reactivation of myosin head, न्यूली बाउंड एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, री एनर्जाइज करेगा मायोसिन हेड को और वो जाके एक नेक्स्ट साइकिल के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइकिल है कब तक चलेगा, एज लॉन्ग एज कैल्शियम आयंस रिमेन हाई इन द मसल सेल्स एंड द एटीपी इज ऑल्सो अवेलेबल, एटीपी की भी जरूरत है, एंड क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग विल कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू होगा तो सार्कोमियर क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा और मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल राउंड्स के बाद क्या होगा, मसल छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। रिलैक्सेशन कब होगा, जब न्यूरल सिग्नल स्टॉप होगा। जब न्यूरल सिग्नल स्टॉप हुआ तो कैल्शियम आयंस आर पंप बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स रिकवर्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, फिर से एक्टिन के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर गया, इससे क्रॉस ब्रिज और नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है। ये होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस, जिसको हम स्लाइडिंग थ्योरी के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक फिगर है तुम्हारी बुक में गिवन है, उसमें सेम है, देखो ये क्या है, तुम्हारे मायोसिन का हेड है, ठीक है। मायोसिन के हेड में ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, तुम बोल सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मायोसिन के हेड में आके एटीपी ने बाइंड किया, जिससे क्या हो गया, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ और ये एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्या फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। पूरा मायोसिन हेड ये क्या है, इसके अंदर एडीपी है, एक्टिवेटेड है, ये जाके बाइंड हुआ। जब बाइंड होता है तो उसको क्या करता है, वो पुल करता है, इसको क्या करेगा, स्लाइड करेगा या तो पुल करेगा। जब स्लाइड या पुल करेगा तब एडीपी और फॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले एटीपी ने हाइड्रोलाइज हुआ, मायोसिन का हेड एक्टिवेट हुआ तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक स्लाइडिंग मोशन होगा। जब स्लाइडिंग मोशन होगा तो एडीपी रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एडीपी बाइंडिंग साइट है वो अब अवेलेबल, एटीपी बाइंडिंग साइट अब अवेलेबल हो जाएगा, तो एक नया एटीपी जाके बाइंड करेगा। जब नया एटीपी बाइंड करेगा तो मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। एटीपी बाउंड है तो फिर दोनों, एडीपी है तो फिर बाइंड हो सकता है। तो ये पूरा जो है क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअली तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। ओके, अभी तुम्हारे जो मसल सेल्स है दो टाइप के, हमने क्या बोला, किसी भी मसल सेल को एटीपी चाहिए एंड कैल्शियम आयंस चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो होता क्या है, तुम्हारे पास दो टाइप के मसल सेल्स होते हैं, एक होता है रेड मसल सेल और दूसरा होता है वाइट मसल सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रेड मसल सेल्स है उसके अंदर क्या है, हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक टाइप का तुम्हारा एक ओवरऑल एक वो है, ग्लोबुलिन है, जो रेडिश कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है किसी सेल में तो इसको बोलते हैं रेड मसल सेल, ठीक है। और अगर किसी में कम है तो इसमें कलर क्या आ जाएगा, क्योंकि रेड कलर कम है तो वाइटिश कलर आ जाएगा। तो इसमें लो मायोग्लोबिन कंटेंट है, हाई मायोग्लोबिन, लो मायोग्लोबिन। याद रखो, जब तुम्हारे पास हाई मायोग्लोबिन कंटेंट होता है तो उसमें काफ़ी सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो एटीपी काफ़ी ज़्यादा है, और एटीपी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ऐसे जो मसल सेल्स है वो कब हेल्पफुल होते हैं, जब तुम्हें कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देर तक करनी हो, बहुत ज़्यादा देर तक करनी हो। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसलिए इस मसल को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल भी बोलते हैं। वैसे वाइट मसल में अगर हम देखें तो मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या है, कम है, इसीलिए इसमें एटीपी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। पर इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब ये क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। वाइट मसल सेल्स आर बेटर फॉर शॉर्ट टर्म इंटेंस एक्टिविटी। अगर बहुत इंटेंस कुछ करना है शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल 100 मीटर का स्प्रिंट करना है, तब हमें वाइट मसल सेल फाइबर ज़्यादा चाहिए। बट अगर तुम्हें मैराथन रन करना है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो इंटेंसिटी, लो
इंटेंसिटी, ज़्यादा देर तक तुम्हारा जो मसल सेल है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है, बट एनर्जी इसमें क्या होगा ओवरऑल, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा देर तक प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए लो इंटेंसिटी ही काम होगा क्योंकि कैल्शियम आयंस कम है, लो इंटेंसिटी एक्टिविटी। ठीक है, तो दो टाइप के तुम्हारे मसल फाइबर्स है, रेड एंड वाइट। रेड वाला फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटीज, वाइट वाला फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन एक्टिविटी। वाइट वाले में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा क्योंकि उसके पास मायोग्लोबिन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्वांटिटी कम है, ऑक्सीजन कम यूज करता है, कैल्शियम ज़्यादा है। मसल कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इट स्टोर्स ऑक्सीजन। ठीक है, मायोग्लोबिन कंटेंट is high in some muscle cells which give it a reddish appearance. Such muscle cells are called red fibers. These muscles also contain plenty of mitochondria. अभी ज़्यादा अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होना सेंस बनाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी का प्रोडक्शन होगा एरोबिकली, which can utilize large amount of oxygen stored in the for ATP production. These muscle cells therefore are called aerobic muscles. Aerobic क्यों? ज़्यादा मायोग्लोबिन, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर है और एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है तो एरोबिकली हो रहा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा। वेयर सम मसल सेल्स विल कंटेन लेस मायोग्लोबिन और रेडिश कलर कम है तो पेल अपीयरेंस आ जाएगा, एंड इनके पास के ज़्यादा ऑक्सीजन है नहीं तो इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा क्या, नहीं। एक चीज़ याद रखो, मायोग्लोबिन है या नहीं है, अगर है तो रेड कलर का है, नहीं है तो वाइट कलर का। अगर है तो ऑक्सीजन स्टोर होगा, इसलिए क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर नहीं है तो ऑक्सीजन स्टोर नहीं होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी की जरूरत तो होती नहीं, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत तो नहीं होती, तो वाइट वाले में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा, पर रेड वाले में क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, तो एटीपी प्रोड्यूस किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब आ गए हम किसमें, स्केलेटल सिस्टम में। पूरा मसल का सिस्टम हमने देख लिया है, मस्कुलर सिस्टम, उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, सेल कैसा होता है, फिलामेंट्स कैसे होते हैं, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन का जो थ्योरी है वो भी हमने देखा। अब हमें स्केलेटल सिस्टम को समझना है। स्केलेटल सिस्टम वाला जो सेक्शन है इस चैप्टर में, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हम हर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखने का ट्राई नहीं करेंगे। एक्चुअली देखो, अगर तुम कर सकते हो तो हर चीज़ करो, राइट, बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम्हें क्या करना है, चॉइसेस बनानी है, तुम्हें चूज़ करनी है चीज़ों को, तो उसमें मैं तुम्हें थोड़ी हेल्प करूंगी। अब देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बता सकती हूँ कि पेपर में क्या आने वाला है, बट पैटर्न्स को समझ के जो मुझे लगता है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। स्केलेटल सिस्टम कंटेन अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अ फ्यू कार्टिलेजेस। तो इसमें मेन क्या है, बोन्स है और कार्टिलेज है। दो टाइप के तुम्हारे टिश्यूज है, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू, बोन है और कार्टिलेज है। दोनों टिश्यू में डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स इज डिफरेंट, दोनों का मैट्रिक्स इज डिफरेंट, ऑफ डिफरेंट नेचर। बोन का जो मैट्रिक्स है उसमें मिनरल हाई होता है, क्या होता है, इसमें मिनरल हाई है, कार्टिलेज में मिनरल उतना हाई नहीं होगा। कार्टिलेज इज मोर फ्लेक्सिबल, बोन कम फ्लेक्सिबल होता है, इन पर ऑलमोस्ट नो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये दोनों ही मिलके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में, एंड जैसे च्यूइंग ऑफ फूड एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए क्या समझना है कि इसमें बोन्स एंड कार्टिलेज है। ओवरऑल कितने बोन्स होते हैं, 206। फैक्चुअल है पर ये हमने हमेशा सुना है तो ध्यान रखो, पर इतना याद रखने की मतलब, देखो मैं बिलीव नहीं करती कि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं मतलब हाँ कुछ नेम, फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन तुम बोल सकते हो कि एक फैक्ट है कि वो रेड कलर का है, बट उसमें लॉजिक भी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा आने के चांसेस है, उसको तुम ज़्यादा इजीली याद रख सकते हो कंपेयर टू कितना नंबर था ये सब, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। तुम अगर एक ऐसे पर्सन हो जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, वो याद रख सकता है, तो डेफिनेटली रखो। ठीक है, तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो में डिवाइडेड है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल जो है वो तुम्हारा जो बॉडी का सेंटर है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें इन्वॉल्व होगा, और एपेंडिकुलर क्या होगा, तुम्हारे अपेंडेजेस मतलब लिम्स वाला जो सिस्टम है उसको एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। देखो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में तुम्हारे तीन मेन पार्ट्स हैं, एक है तुम्हारा स्कल, फिर आएगा तुम्हारा पूरा बैकबोन, तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम, और नेक्स्ट आएगा तुम्हारा रिब्स या फिर रिब केज, रिब केज। ठीक है, ये तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। याद रखो कि स्कल्स जो है वो 22 बोन्स का बना हुआ है, वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं।
तो स्कल जो है ओवरऑल कितने बोन्स का बना हुआ है, 22 बोन्स का बना है। इसमें दो मेन पार्ट है, एक है तुम्हारा हेड वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे क्रेनियल पार्ट, क्या बोलेंगे इसको, क्रेनियल पार्ट, और एक है तुम्हारा फेस वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे फेशियल पार्ट, फेशियल पार्ट। अब क्रेनियल एंड फेशियल मतलब फेस मतलब फेशियल मतलब फेस और क्रेनियल मतलब हेड, दोनों अलग अलग सेक्शंस की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्रेनियल में 8 बोन्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, दे डू नॉट मूव, डोंट मूव, ठीक है, डोंट मूव। बट फेस वाले बोन्स जो होते हैं वो मोरलेस मूव कर सकते हैं, पूरा नहीं, फेस ऊपर का मूव नहीं कर सकते बट जॉ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये जो जॉ वाला बोन है वो एक ऐसा बोन है जो मूवेबल है, जिसमें जॉइंट है तो वो मूवेबल टाइप के जॉइंट है। एक तुम्हारा सिंगल, इसको बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है, हायोइड बोन बोलते हैं। ये कहाँ पे यू शेप बोन है, इसको भी इसका पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तुम्हारे बकल कैविटी के बेस पे लोकेटेड है, इसको भी तुम्हारे ओवरऑल क्रेनियल सिस्टम का पार्ट मानते हैं। एक और सेट ऑफ बोन्स है, इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑसिकल्स। ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बोन है, बहुत छोटे छोटे 3 बोन्स है, मेलस, इंकस, स्टेप्स। ये जो है तुम्हारी कान के अंदर जो है प्रेजेंट है, जो तुम्हारे ईयर ड्रम से अटैच होते हैं। तो जब तुम्हारा साउंड कान के अंदर जाता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। ये तीनों बोन्स जो है वाइब्रेट होके एम्पलीफाई करते हैं वाइब्रेशन को, ताकि तुम चीज़ों को सुन सको। जो स्कल है वो तुम्हारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है बाय ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है वो 2 है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ तुम्हारा जो स्कल है वो तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, पर 2 है इसलिए क्या बोलेंगे, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बन सकते हैं। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मैं तुम्हें दिखाऊंगी प्रीवियस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। तुम्हारा जो ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में जो वर्टिब्रा है, मल्टीपल वर्टिब्रा है, कितने हैं ओवरऑल, 26 वर्टिब्रे हैं। डॉर्सली लोकेटेड है, डॉर्सली मतलब बैक में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, डॉर्सली, बैक में प्रेजेंट है। एंड इन सारी वर्टिब्रा के बीच में एक कंटिन्यूस एक पूरा पाथ रहेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूरल कनाल, क्या बोलेंगे, न्यूरल कनाल, जिसके थ्रू तुम्हारा नर्वस जो तुम्हारा सिस्टम का तुम्हारा न्यूरल स्पाइनल कॉर्ड है वो पास करता है, ठीक है। पूरे न्यूरल कनाल के थ्रू क्या पास करता है, तुम्हारा ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यही तुम्हारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सिग्नल्स को लेके जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है, इसके थ्रू ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। द फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस which articulates with the occipital condyles of the skull. So जो एटलस वाला जो वर्टिब्रा है, तुम्हारे सबसे टॉप वाला जो वर्टिब्रा है, वो जाके किसके साथ अटैच करेगा, तुम्हारे ओवरऑल स्कल के साथ, ठीक है। सर्वाइकल, अलग अलग टाइप के वर्टिब्रल कॉलम्स है जो अलग अलग टाइप इन द सेंस बॉडी के अलग अलग सेक्शंस में प्रेजेंट है। एक है तुम्हारा सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोकाइजियल। कोकाइजियल जो है तुम्हारा वो टेल वाला सेक्शन है, जो कि काफ़ी फ्यूज्ड है, ह्यूमंस में टेल नहीं होती, बट जिस एनिमल में टेल होते हैं वो काफ़ी एक्सटेंडेड हो सकता है। फंक्शन क्या है तुम्हारे इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम का, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारे हेड को सपोर्ट करता है, एंड अटैचमेंट प्रोवाइड करता है तुम्हारे बोन्स को एंड बैक के मसल्स को, ठीक है। लास्टली आ गया है तुम्हारा रिब्स। अब देखो रिब्स जो है वो बेसिकली क्या है, ऐसे कर्व्ड टाइप के स्ट्रक्चर्स है। ओवरऑल तुम्हारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, फ्लैट बोन्स होते हैं। पीछे डॉर्सली देखा जाए तो वर्टिब्रा से अटैच्ड है, थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच्ड है, और वेंट्रली मतलब फ्रंट में किससे अटैच्ड है, तुम्हारे पास एक बोन होता है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखा था, फ्रंट वाला जो बोन है स्टर्नम उससे अटैच्ड है। रिब्स जो है 3 टाइप के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के रिब्स है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, जो दोनों साइड से कनेक्टेड है, पीछे से तुम्हारे आगे से तुम्हारे स्टर्नम से कनेक्टेड और पीछे तुम्हारे स्पाइन से कनेक्टेड होंगे। स्पाइन से सारे होंगे पर आगे अगर प्रॉपरली स्टर्नम से कनेक्टेड है तो इसको ट्रू रिब्स बोलेंगे। ऐसे 7 रिब्स है, बट 8 से लेके 10th वाला जो रिब है इसको हम बोलेंगे फॉल्स रिब, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है ट्रू, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो फॉल्स बोलेंगे। इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू द स्टर्नम, स्टर्नम की कनेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रिब बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी विद स्टर्नम, बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी विद स्टर्नम, स्टर्नम के साथ कैसी कनेक्टिविटी है विद उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं रिब्स को अलग अलग टाइप्स में, ठीक है।
फ्लोटिंग मतलब वो कनेक्टेड है ही नहीं, बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है। लास्ट के दोनों 11th एंड 12th क्या है तुम्हारे फ्लोटिंग रिब्स, बिल्कुल कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड ट्रू, इनडायरेक्टली कनेक्टेड फॉल्स, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है फ्लोटिंग, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि तुम्हारे लंग्स को एंड तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखे एंड तुम्हारे ब्रीदिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक। अब जाते हैं हम नेक्स्ट चीज़ में, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। याद करो एक्सियल स्केलेटन देखा जो सेंट्रल पार्ट है तुम्हारी बॉडी का, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, बहुत अलग अलग बोन्स के नाम है। अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आईआईटी के लिए, मैं ये नहीं बोलूँ कभी आ ही नहीं सकता, बट इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड मोमेंट पे तुम जाके एनसीईआरटी से पढ़ के वो याद करने का ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं देखेंगे। एक सिंपल सी चीज़ हमें याद रखनी है, ये जो बोन्स है ये कौन सा स्केलेटल पार्ट है जो तुम्हारे अपेंडेजेस है, तुम्हारे हैंड्स एंड लेग्स है, क्योंकि वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें सेम नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, 30 बोन्स ईच, ठीक है। अलग अलग टाइप से मॉडिफाइड है, उनका लेंथ एंड ऑल अलग हो सकता है। ह्यूमरस एक इंपॉर्टेंट ह्यूमरस एक बोन है। फीमर क्या है तुम्हारा लॉन्गेस्ट बोन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है क्या है तुम्हारे एक्चुअल हैंड एंड मूवमेंट के लोकोमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब देखो जॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे जो सेक्शंस है बॉडी के वो मूव किस लिए हो पाएंगे, जब जॉइंट्स तुम्हारे होंगे, ठीक है। तो अलग अलग बोन्स को साथ में अटैच करने में हेल्प करता है। 3 टाइप की जॉइंट्स हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल, बेस्ड ऑन कि वो आपस में जो बोन्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, उसमें बिल्कुल मूवमेंट अलाउड नहीं होगी, ठीक है, नो मूवमेंट इज अलाउड। वेरएस अगर मैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करूँ, सम मूवमेंट बट रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड मूवमेंट है। साइनोवियल जॉइंट जो है उनमें क्या होता है, साइनोवियल कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, इसीलिए इसमें जो मूवमेंट है वो काफ़ी फ्री होता है। साइनोवियल मूवमेंट जो तुम्हारे जो भी जॉइंट्स मूव हो रहे हैं किस टाइप के हैं, साइनोवियल जॉइंट्स है, बट इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम में तुम थोड़ा अपने वर्टिब्रा को एक्सटेंड या वो कर सकते हो, बट उसमें किस टाइप का होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। अदरवाइज साइनोवियल जॉइंट्स ज़्यादा कॉमन है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, जो तुम्हारे शोल्डर में है, ठीक है। तुम्हारे पिवट जॉइंट्स मतलब थोड़े बहुत मूवमेंट अलाउड है, तुम्हें एटलस एक्सिस में होता है, ठीक है, जो तुम्हारे हेड एंड इसके बीच में है। ग्लाइडिंग जॉइंट तुम्हारे कार्पल्स के बीच में है, जिसमें ग्लाइड हो सकता है। सैडल जॉइंट्स तुम्हारे कार्पल एंड मेटाकार्पल्स के बीच में प्रेजेंट है, तुम्हारे थंब है इसमें, जिसमें थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स है। साइनोवियल, कार्टिलेजिनस एंड फाइब्रस जॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लॉजिक समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस जॉइंट से मूवमेंट काफ़ी बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है। तुम्हारे क्रेनियम में जो अलग अलग टाइप ऑफ बोन्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, फाइब्रस टिश्यू जॉइंट से कनेक्टेड होंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होंगे, तुम्हारे थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउड होगा, जिससे कि तुम्हारे वर्टेब्रा में होता है। एंड साइनोवियल जॉइंट्स कौन सा है, जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट अलाउड होता है। उसमें भी डिपेंड करता है डिग्री ऑफ मूवमेंट किस टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। इसका मेन इंडिकेटर क्या है कि यहाँ पे एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिससे अच्छा खासा मूवमेंट अलाउड होता है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे लास्ट में डिसऑर्डर, ये तुम्हारे इसका लास्ट पार्ट है। डिसऑर्डर्स में हमें देखना है सबसे पहले मायस्थीनिया ग्रेविस, ये इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी का क्या होता है, वीकनिंग हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है और मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, ठीक है, और पैरालिसिस तक की बात आ सकती है। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन है, उसमें जब डिफेक्ट आता है तो मसल्स में क्या होता है, सिग्नल प्रॉपर्ली जाता नहीं है, मसल्स वीक होते जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे मसल्स जो है धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं। डिस्ट्रोफी रेफर्स टू डीजनरेशन, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टेटनी में क्या होता है, तुम्हारे बॉडी में अगर किसी कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो अफेक्टेड है, कम है, लो कैल्शियम आयन का लेवल है, तो एक्सक्यूज मी, लो कैल्शियम आयन का लेवल है, तो फिर क्या होगा, ऐसे ट्विचिंग्स होंगी, ठीक है, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेटनी। अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, काफ़ी बार जो तुम्हारा साइनोवियल फ्लूइड है वो भी इसमें अफेक्ट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन फीमेल, किसमें ज़्यादा कॉमन है ये, कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस वैसे तो एज के साथ सबके साथ हो सकता है, कॉमन इन मेनोपॉजल
फीमेल जिसमें मेनोपॉज हो गया, जिनका मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है, उनका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। और एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है, तुम्हारे जो बोन्स है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो मिनरल्स को लूज करते हैं, ज़्यादा पोरस हो जाते हैं, उसमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, थोड़ा लॉजिक वाला है इसलिए याद रखो। गाउट जो है इसमें क्या होता है, तुम्हारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिससे जॉइंट्स का मूवमेंट में क्या होता है, काफ़ी पेन होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है तुम्हारे जॉइंट्स में, जिससे जब बोन्स एंड ऑल मूव होते हैं तो फिर काफ़ी पेनफुल होता है। तो ये था तुम्हारा डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया है, तो तुम्हें बताइए चैप्टर पे तुम्हें कितना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक ही क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो कुछ कुछ लॉजिक्स को, इसको पूरा रटने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। अगर तुम एक बायो स्टूडेंट हो और तुमने पूरा पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ पढ़ो। देखो, अब ये मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके बोलोगे मैम इस बार तो क्वेश्चन आ गया, आपने बोला था अच्छे से मत पढ़ो। अच्छे से सब पढ़ो, बट अगर तुम्हें चूज करना है तो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करोगे, राइट? ऐसा तो नहीं है मैं बोल रही हूँ सब पढ़ो, ठीक है? अब ये इस चीज़ को याद रखना, मैं बोल रही हूँ सब पढ़ो, बट अगर तुम्हें चूज करना है तो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार ज़रूर कर लो, क्योंकि जो चीज़ें याद रह जाती है वो काफ़ी बार आती है। बायो आईआईटी का इतना डिफिकल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, 2019 का है। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ एक्शन रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द साइनैप्स। सो साइनैप्स में क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया है, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होगा, एंड मसल का क्या होगा, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, देखो याद रखो, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है, इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि रेटिकुलम से, तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, रिलीज होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन जो है वो तुम्हारे बैंडिंग साइड से हट जाता है। जनरेशन ऑफ एन एक्टिन पोटेंशियल इन द मसल, ये तो होगा, ये तो करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, हमें रॉन्ग वाला चूज करना है। रिलीज ऑफ कैल्शियम प्लस आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी होगा। बाइंडिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स टू द मायोसिन हेड, अब देखो बाइंड करेगा क्या, हाँ करेगा, ड्यूरिंग द स्लाइडिंग साइकिल वो बाइंड करेगा। डायरेक्टली इसके रिस्पॉन्स में बाइंड होगा क्या, एटीपी? नहीं, इसके रिस्पॉन्स में एटीपी बाइंड नहीं होगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द ट्रोपोमायोसिन टू एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिव फिलामेंट, हाँ ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन किसके साथ बाइंड करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, और इससे हट जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में नहीं हो रहा। तो एक तरीके से ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ये क्या है तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, आईआईटी 2019 में आया हुआ है एक क्वेश्चन है। अब तुम समझ सकते हो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, एक पूरा प्रोसेस वाला इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एक्टिन एंड मायोसिन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तुम्हारे मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है, तुम्हारे मसल स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तुम अच्छे से ध्यान से पढ़ो अगर तुम्हें चूज़ करना है, पर अदरवाइज सब पढ़ो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इसी से आएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं पता, जो बोल रहा है उसको पता है, वो तुम्हें पता है गलत है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर तुम्हें और अच्छा एक सेंस चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे चैप्टर्स में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट तुम्हें इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में हमने ऐसे टॉपिक्स पे फोकस किया है। और भी टॉपिक्स से है, ऐसा नहीं, इस टॉपिक में सिर्फ उन्हीं सेक्शंस में से जो मैंने अभी मेंशन किए, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस है। चैप्टर वाइज मॉक जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस चीज़ के लिए। अभी क्यूमुलेटिव मॉक भी ओपन हो गया है, जाके अच्छे से क्यूमुलेटिव मॉक को ट्राई करो, वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 जो क्यूमुलेटिव मॉक तुम्हारा बना है बायो का, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसको डेफिनेटली दो। उसमें तुम कैसा परफॉर्म करते हो वो बहुत चीज़ें डिसाइड करेगा। ठीक है, वो टेस्ट जो है वो तुम्हारे फिर से रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारे क्यूमुलेटिव टेस्ट 2 में रिपीट होंगे। ठीक है, वो वाला जो है तुम्हारे क्यूमुलेटिव टेस्ट 2 में फिर से रिपीट होगा, तो उसको फिर से देख पाओगे। तो मल्टीपल टाइम तुम्हारा रिविजन होता जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक टेस्ट में वो फिर से रिपीट होगा, तो 3 बार तुम एक ही चैप्टर, एक बार चैप्टर वाइज में दिया, एक बार क्यूमुलेटिव 2 एंड इन स्ट्रैटेजिक 1 में तुम 4 बार एक ही चैप्टर कर रहे हो, एंड देन फुल मॉक पे तो होगा ही। ये जो है ये इंश्योर करेगा एक अच्छा रैंक, क्योंकि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सारा पैटर्न तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा।
एंड उन चैप्टर्स में कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए तुम्हें समझ में आएगा। तो मॉक टेस्ट एक गेम चेंजर होने वाला है तुम सबके लिए। प्लीज़ गेट द मॉक टेस्ट, इट्स गोना चेंज योर गेम। लास्ट मोमेंट में इसी तरीके से तुम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अदरवाइज पढ़ते तो सब है, पढ़ते सब है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तुम्हें पढ़ना है। एंड मोमेंट पे उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। सो विद दिस आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ह्यूमन फिजियो अभी तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर तुमने नहीं किया है, इस लेक्चर को लाइक करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ट्राई द मॉक टेस्ट अच्छे से एंड आई विश कि तुम सबका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चे बहुत कंसिस्टेंटली करें। आई थैंक यू ऑल।